अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? कल की तरह हैं? अच्छे हैं मज़ीद? I16 की आज इंशाल्लाह हमारी कौन सी क्लास होगी? 3rd क्लास होगी। और कल जो हम लोग ने काम किया था लास्ट में, वो क्या डिस्कशन था हमारा? एक्सपेंसेस के हवाले से, ऐसा ही है। एक्सपेंसेस के हवाले से हमने क्या बात की थी? अच्छा, कल के हवाले से कोई सवाल अगर आपके जहनों में है तो प्लीज़ पूछिए। कल के हवाले से कोई सवाल आपके जहनों में अगर है तो प्लीज़ पूछिए। कोई सवाल कल के हवाले से? हमने जो बातें की थी वो क्या बातें की थी? ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरे ख्याल से दोबारा से दोहराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने क्या दूसरी बात की थी? स्कोप, कौन कौन से एसेट्स पे ये स्टैंडर्ड अप्लाई होता है। फिर तीसरी बात क्या थी? डेफिनेशन, कि पीपी की डेफिनेशन में कितनी बातें आती हैं? 4 बातें आती हैं। लाइफ 12 महीने से ज़्यादा क्यों नहीं चाहिए, और बाकी जो 3 बातें थी उसमें से किसी एक का मीट होना ज़रूरी है। एक का मीट होना, या तो वो यूज़ हो रहा होगा प्रोडक्शन में, या तो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा, या तो एडमिन पर्पस के लिए होगा, या तो उसको हम लोग क्या कर रहे होंगे? बोलिए, रेंट आउट कर रहे होंगे। ये कुछ बात थी डेफिनेशन में। फिर हमने बात की थी रिकग्निशन में। कितनी बातें थी? 2। कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होने चाहिए? प्रोबेबल, और तो और उसकी कोई होनी चाहिए कॉस्ट जिसको हम लोग रिलायबली मेजर कर सकते हैं। फिर हमने बात की थी कि इनिशियल मेजरमेंट में हमने बात की थी कि कॉस्ट के अंदर कितनी बातें आती हैं? 3। एक तो उसकी आएगी परचेज प्राइस, दूसरा आएगा डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, और तीसरा आएगा डिसमेंटलिंग कॉस्ट। इन तीनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास एसेट की कॉस्ट आएगी। फिर जो इसके बाद वाला डिस्कशन था वो क्या था? बोलिए, एक्सपेंसेस में क्या बातें थी? 2 तरह के एक्सपेंस होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस होता है और दूसरा कैपिटल एक्सपेंस होता है। रेवेन्यू एक्सपेंस के बारे में हमने लिखा था ये वो एक्सपेंसेस है इसका बेनिफिट हमें 12 महीनों के अंदर मिलता है, और वो एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट हमें 12 महीनों के बाद मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंस बोलते हैं। ये हमारा डिस्कशन हुआ था। इसके बाद जो बात हमने करनी है वो क्या है? सब्सिक्वेंट कॉस्ट के हवाले से या सब्सिक्वेंट एक्सपेंस के हवाले से। तो एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट पे जब हम लोग आगे आने वाले वक्त पे खर्चा करते हैं तो उस खर्चे को उमूमन हम लोग क्या करते हैं? एक्सपेंस आउट। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट पे जब खर्चा किया जाएगा तो उसको एक्सपेंस आउट नहीं करेंगे, क्या करेंगे? बोलिए, कैपिटलाइज। तो अभी हम यहाँ पे वो सिनेरियो डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कि सब्सिक्वेंट एक्सपेंस या सब्सिक्वेंट कॉस्ट को भी हम या तो क्या करेंगे? बोलिए, शाबाश, एक्सपेंस आउट करेंगे, या तो क्या करेंगे? बोलिए, कैपिटलाइज। अच्छा जी, एक्सपेंस आउट कब करेंगे? सर, हमने एक खर्चा किया एग्जिस्टिंग पीपी पे, और उस खर्चे को करने से एसेट की लाइफ जो थी वो मेंटेन रही, एसेट की जो कैपेसिटी थी वो भी मेंटेन रही, और उसकी जो एफिशिएंसी थी वो भी मेंटेन रही, और जिस मयार का हम लोग प्रोडक्ट तैयार कर रहे थे उसके मयार में भी किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आया, मेंटेन रहा। और जितनी क्वांटिटी हम लोग बना रहे थे, ठीक उस खर्चे को करने से पहले भी, अब हमारी उस क्वांटिटी में किसी किस्म का कोई इजाफा या कमी नहीं हुई। तो लाइफ में चेंज नहीं आया, कैपेसिटी में चेंज नहीं आया, एफिशिएंसी में चेंज नहीं आया, जो क्वांटिटी थी वही की वही रही, क्वालिटी भी जो थी वही की वही रही। तो सर, इस तरह के खर्चे जब हम लोग एग्जिस्टिंग पीपी पे करते हैं तो इस तरह के खर्चे को हम लोग क्या करते हैं? बोलिए, एक्सपेंस आउट करते हैं। तो इस तरह के एक्सपेंस को हम लोग नाम देते हैं डे टू डे सर्विसिंग का नाम देते हैं। और इसमें अगर हम मिसाल लें, वैसे तो मैंने बहुत सारी बातें कर दी, आपसे कोई पूछता है कि बताइए एग्जिस्टिंग पीपी पे जब आगे आने वाले वक्त में खर्चा होगा तो कब हम लोग उसको एक्सपेंस आउट करते हैं और कब करते हैं कैपिटलाइज? तो आप जवाब ये देंगे कि भाई अगर तुम एग्जिस्टिंग पीपी पे खर्चा कर रहे हो और उससे उसकी लाइफ पे, कैपेसिटी पे, एफिशिएंसी पे, क्वालिटी पे और क्वांटिटी पे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ा, मेंटेन रह रही है, तो इस तरह के खर्चे को हम लोग क्या करेंगे? एक्सपेंस आउट कर देंगे, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे और एक्सपेंस ट्रीट कर देंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो कंज्यूमेबल्स इस्तेमाल हो रहे होंगे, इसी तरह से जो कॉस्ट ऑफ लेबर होगी,
जो कॉस्ट ऑफ लेबर लग रही होगी हमारी, इसी तरह से जो हमारे स्मॉल पार्ट्स वगैरह होंगे वो हमारा किसका पार्ट बन जाएगा, बोलिए, डे टू डे सर्विसिंग का, जिसको हम लोग क्या कर देंगे, बोलिए, एक्सपेंस आउट। अब चाहे खर्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा क्यों ना हो रहे हो, खर्चे कम ही क्यों ना हो रहे हो, अगर वो खर्चे हमारी लाइफ कैपेसिटी, एफिशिएंसी, क्वालिटी, क्वांटिटी को इम्प्रूव नहीं कर रहे, मेंटेन कर रहे हैं, भले वो खर्चा ज्यादा का ही क्यों ना हो, भले वो खर्चा ज्यादा अमाउंट का ही क्यों ना हो, हमने उस खर्चे को फिर भी क्या करना है, बोलिए, एक्सपेंस आउट करना है। डन। कैपिटलाइज। सर यहां पे हम बात करते हैं इंक्रीज, या तो उस खर्चे करने से इंक्रीज हो जाएगी। क्या चीज इंक्रीज हो जाएगी सर? या तो लाइफ में इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि हमने एग्जिस्टिंग पीपी पे खर्चा किया और उस खर्चे करने से उस एसेट की लाइफ जो रह गई थी 10 साल खर्चा करने की वजह से, अब उसकी लाइफ जो है वो बढ़ के कितनी हो गई, 12 साल। तो इसका मतलब हमें 2 साल इजाफी बेनिफिट्स मिलने हैं, तो उस खर्चे को करने की वजह से हमें 2 साल का इजाफी बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक, तो हम लोग उस खर्चे को एक्सपेंस आउट नहीं करेंगे, उस खर्चे को हम लोग क्या करेंगे, बोलिए, कैपिटलाइज, क्योंकि उस खर्चे करने से उस एसेट की लाइफ में क्या हुआ है, बोलिए, इंक्रीज। इसी तरह से दूसरी बात, सर हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, हमारा एक फ्लोर था, हमने एक फ्लोर के बजाय दूसरा फ्लोर बना लिया, तीसरा फ्लोर बना लिया, तो हमारे पास कैपेसिटी जो है उसमें इजाफा हो गया। तो कैपेसिटी में इजाफा जब भी होगा, ये यूजुअली प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाती है, यूजुअली प्रॉपर्टी के हवाले से बात की जाती है कि प्रॉपर्टी, हमारे पास एक फ्लोर था, हमने दूसरा फ्लोर बना लिया, हमने तीसरा फ्लोर बना लिया, तो ये जो कैपेसिटी की बात होती है यूजुअली प्रॉपर्टी से रिलेट करता है। और इसी तरह से हम तीसरी बात करते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी की जब बात की जाती है तो अदर देन प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो वहां पे एफिशिएंसी की बात की जा रही है। क्या समझे बात? सर हमारे पास एक मशीनरी थी, हमने उसके अंदर किसी किस्म की कुछ मॉडिफिकेशन कराई है, तो जहां 1 घंटे में हमारे बनते थे 10 यूनिट, अब 1 घंटे में हमारे 10 नहीं, हमारे 15 यूनिट बनते हैं। तो इसका मतलब हमारी एफिशिएंसी बढ़ गई। सर हमारे पास एक एग्जिस्टिंग पीपी था, हमने एक ऐसा खर्चा किया, उस खर्चे से 1 घंटे में 10 यूनिट बनते थे, अब 15 यूनिट बनते। चलो एक बात तो ये हो गई सर, 1 यूनिट को बनाने में, दूसरी एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 यूनिट को बनाने में हमारे 10 रुपए की कॉस्ट लगती थी। सर उस खर्चे को करने से हमारे 1 यूनिट को बनाने में अब 10 रुपए की कॉस्ट नहीं लगती, हमारी 8 रुपए की कॉस्ट लगती है। तो सर हमारी एफिशिएंसी यहाँ पे इंडिकेट हो रही है कि 2 रुपए हम लोग कॉस्ट सेव कर रहे हैं। हेलो, तो इसका मतलब ये भी हमारी एफिशिएंसी क्या हुई, बढ़ गई। तीसरी मिसाल, एग्जिस्टिंग पीपी पे हमने खर्चा किया और उस खर्चे करने से हुआ कुछ यूं कि जहां पे 1 यूनिट 5 मिनट में बनता था, अब वो 1 यूनिट जो है वो हमारा 4 साढ़े 4 मिनट में या 3 मिनट में बनता है। तो सर इसका मतलब हमारा टाइम यहाँ पे हो रहा है सेव, तो इसका मतलब हमारी एफिशिएंसी यहाँ पे क्या हो रही है, बोलिए, बढ़ रही है। तो खर्चा किया हमने और उसकी एफिशिएंसी में इजाफा हुआ, या तो पर यूनिट कॉस्ट में क्या आया, रिडक्शन आ गई, या तो क्वांटिटी जो थी उस टाइम में बन रही थी उसमें इजाफा हो गया। समझ आ रही है बात? तो इस तरह के खर्चे को हम लोग क्या करेंगे, बोलिए, कैपिटलाइज करेंगे। और अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, सब्सिक्वेंट कॉस्ट। ठीक, इनिशियल कॉस्ट के अंदर कितनी बातें आती हैं, 3 बातें, परचेज प्राइस, डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट और डिसमेंटलिंग कॉस्ट। तो इनिशियल कॉस्ट के अंदर वो 3 कॉस्ट आ गई। अब सर जब हम लोग पीपी को यूज कर रहे हैं और जब यूज करते हैं तो सर खर्चा तो होता है। इट इज टू बी एक्सपेक्टेड दैट एसेट रिक्वायर्स सर्टेन मेंटेनेंस इन फ्यूचर। क्या ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि एसेट को जब यूज करेंगे तो खर्चा होगा या नहीं होगा? सर डेफिनेट सी बात है, होगा। अब वो खर्चा जब हम कर रहे हैं, या तो उस खर्चे से लाइफ मेंटेन, कैपेसिटी मेंटेन, एफिशिएंसी मेंटेन, आउटपुट मेंटेन, क्वालिटी क्वांटिटी मेंटेन, तो सर क्या करेंगे, एक्सपेंस आउट। और अगर उनमें हो रहा है बोलिए इजाफा, तो सर वो इजाफा जो हो रहा है ना वो एक्सपेंस आउट नहीं होगा, उसको हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज। आई होप सो आपको बात समझ आ रही है। तो सर ऊपर हेडिंग क्या डली हुई है, सब्सिक्वेंट कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट वर्सेस सब्सिक्वेंट कॉस्ट, दोनों में फर्क है। कल भी मुझसे एक सवाल पूछा गया था कि सर सब्सिक्वेंट कॉस्ट और इनिशियल कॉस्ट दोनों में डिफरेंस क्या है। एसेट जब मैं पहली दफा अपनी बुक्स में पीपी को डेबिट जब करूंगा ना, तो उसके अंदर 3 कॉस्ट को मैंने देखना है। सर एसेट डेबिट हो गया, एसेट इस्तेमाल में आ गया, अब जब इस्तेमाल में आ गया तो उसके ऊपर अब जो फ्यूचर में खर्चे होंगे उनको हम नाम क्या देते हैं, सब्सिक्वेंट कॉस्ट का देते हैं। तो सब्सिक्वेंट कॉस्ट को या तो हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे, या तो क्या करेंगे, बोलिए, एक्सपेंस आउट। अच्छा जी,
इसके नीचे मैं अपने पास कुछ लिखना चाहूंगा, मेरे पास जगह नहीं है, यहां पे चलो लिख देता हूं। जो भी खर्चा हम लोग करेंगे वो कैपिटलाइज होगा। क्लियर होगी बात? अब इसके नीचे मैं लिख रहा हूं, उस खर्चे को हम लोग क्या करेंगे, एडेड टू बुक वैल्यू। वो जो भी खर्चा होगा वो एसेट की बुक वैल्यू में क्या हो जाएगा, बोलिए, ऐड हो जाएगा। एंड डेप्रीशिएटेड ओवर इट्स रिमेनिंग यूजफुल। एडेड टू बुक वैल्यू का मतलब क्या हुआ सर? मेरे पास एसेट की बुक वैल्यू आ रही थी, इधर देखना जरा बेटा, मेरे पास एसेट है, एक्सक्यूज मी, उसकी कॉस्ट लेट्स सपोज 100 है, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरे पास 20 है, और ये बुक वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 80, जिसको हम लोग कैरिंग वैल्यू भी बोलते हैं। सर मैंने इस पीपी पे जब खर्चा किया, उस खर्चे से आउटकम ये निकलता हुआ नजर आ रहा है कि सर उसकी लाइफ बढ़ी है, या कैपेसिटी बढ़ी है, या एफिशिएंसी बढ़ी है, वगैरह वगैरह। अब सर तय ये पाया कि कैपिटलाइज होगा, डन। अब रिमेनिंग लाइफ लेट्स सपोज रह गई थी 8 साल, कितनी रह गई थी अज्यूमिंग, 8 साल। टोटल लाइफ अज्यूम करते हैं कि 10 साल थी, 2 साल ऐसे डेप्रिशिएट हो चुका था, 2 साल गुजरने के बाद हमने खर्चा किया, लेट्स सपोज 40 का खर्चा किया। कितने का खर्चा किया, 40 का। और उस 40 के खर्चे को करने से हमारी एसेट की जो लाइफ है या तो वो बढ़ी है, या तो एफिशिएंसी या तो कैपेसिटी वो बढ़ी है। मतलब तय ये पाया कि हमने उसको क्या करना है, एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाना है। अब सर कितने का खर्चा हुआ, 40 का। What I'm trying to explain, because the guy asked me कि सर added to book value, इसका मतलब क्या बन रहा है कि ऐड कर रहे हैं बुक वैल्यू और डेप्रिशिएट करूंगा ओवर इट्स रिमेनिंग लाइफ। तो अब आप मुझे बताइए ऐड करने के बाद कितना हो गया बेटा, 120 हो गया। अब जो मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा वो कैसे निकालूंगा, बोले शाबाश। 120 डिवाइडेड बाय में क्या करूंगा, 8 करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन। तो बुक वैल्यू में से माइनस कराऊंगा डेप्रिसिएशन, तो मेरे पास ईयर एंड पे क्या आ जाएगी, बोलिए, बुक वैल्यू आ जाएगी। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। तो क्या लिखी बात, ऐड करूंगा उस खर्चे को किसमें, बुक वैल्यू में, और फिर उसको मैं डेप्रिशिएट कराऊंगा जो भी उसकी रिमेनिंग लाइफ रह गई है। आई होप सो आपको बात समझ आ गई होगी। इसी तरह से दूसरा हम नाम दे रहे हैं यहां पे मेजर रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स। मेजर रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स। अच्छा जी, इसमें क्या करना होगा, मेजर रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स। शेयरिंग में चला लीजिएगा काम, अगर कम पड़ जाए तो। मेजर रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स सर एक होता है, पार्ट की रिप्लेसमेंट हुई है, लेकिन उस पार्ट की जो कॉस्ट है वो बड़ी इनसिग्निफिकेंट है। पार्ट रिप्लेस हुआ लेकिन पार्ट की जो कॉस्ट है, सर जब हम पीपी को यूज करते हैं तो आए रोज कोई ना कोई हमारे छोटे मोटे पार्ट की रिप्लेसमेंट होती है। हेलो, होती है या नहीं, नॉर्मल सी बात है। अब जब उस पार्ट की रिप्लेसमेंट हम लोग कर रहे हैं ताकि उस एसेट को हम लोग कंटिन्यूसली यूज कर सकें, तो अब सर सवाल यहाँ पे ये आता है कि आया कि उस पार्ट को हम लोग एक्सपेंस ट्रीट करें, या आया कि उस पार्ट को हम लोग कैपिटलाइज करें। क्या ये बात लॉजिकली समझ भी आती है? खुद अपने आप को जरा सिनेरियो में आप डालें कि सर पीपी है, उसको जब चलाते हैं ना तो हर 5 दिन बाद जो है उसका एक पार्ट रिप्लेस होता है। अच्छा, अब वो जो पार्ट रिप्लेस होता है सर, अगर वो रिप्लेस नहीं होगा ना तो एसेट इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा। तो मैंने आपसे पूछा यार एक बात बताओ, वो जो पार्ट तुम रिप्लेस करते हो उस पार्ट की कॉस्ट क्या बड़ी सिग्निफिकेंट है? आपने बोला नहीं सर पार्ट की कोई कॉस्ट सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन वो जो पार्ट है ना उसके बगैर मशीनरी चल नहीं पाएगी। तो अब यहाँ पे ये कंसर्न आया कि यार अगर पार्ट की कॉस्ट इनसिग्निफिकेंट है तो स्टैंडर्ड ये बोलता है उसको तुम अपना डे टू डे सर्विसिंग कॉस्ट में डाल दो और बोल दो कि भाई स्मॉल पार्ट से कंज्यूमेबल्स हैं, एसेट को यूज करने के लिए वो इस्तेमाल होगा, यानी कि क्या कर दिया जाएगा, बोलिए, एक्सपेंस आउट। लेकिन अगर उस पार्ट की कॉस्ट, बोलिए, यहाँ पे देखो क्या अल्फाज का इशारा दिया आपको, मेजर रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट, यानी कि एसेट हमने क्या किया, उस पर खर्चा किया और पार्ट की जो कॉस्ट है वो क्या है, मेजर कॉस्ट है। तो हम क्या करेंगे, हम उसको एक्सपेंस आउट नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड ने हमें क्या बोला कि उस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, बोलिए शाबाश, कैपिटलाइज करेंगे। कैपिटलाइज करने के बाद ठीक
हम उसको क्या करेंगे, डेप्रिशिएट करेंगे। लेकिन शर्त यहाँ पे उसने एक ये रखी कि वो जो पुराना पार्ट जो तुम्हारा खराब हो गया है ना, उसको तुम अपनी किताबों से जरा निकाल बाहर करो। तो यहाँ पे हम लोग अपने पास एक पॉइंट लिखने वाले हैं, ये रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो क्या है, जरा आइएगा। यहाँ पे लिख रहा हूं, एडिड टू बुक वैल्यू, ठीक वही सेम बात, यानी कि बुक वैल्यू में भी इस पार्ट को क्या किया जाएगा, बोलिए ऐड किया जाएगा। सर ये स्मॉल पार्ट है या एक मेजर पार्ट है? एक मेजर पार्ट है। मेजर पार्ट से मुराद ये कि उसकी कॉस्ट क्या होगी, बोलिए सिग्निफिकेंट कॉस्ट होगी, एक बड़ी कॉस्ट होगी, ह्यूज कॉस्ट होगी। जब एक ह्यूज कॉस्ट होगी, सिग्निफिकेंट कॉस्ट होगी या मेजर कॉस्ट होगी, तो स्टैंडर्ड ने कहा कि उसको तुमने क्या नहीं करना बेटा, बोले एक्सपेंस आउट नहीं करना, तो तुमने क्या करना है सर, उसको एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनाना है। सर पार्ट बना दिया, सही थी, एडेड टू बुक वैल्यू, ठीक। प्रोवाइडेड डिस्पोजल ऑफ ओल्ड पार्ट। क्या समझे बात? वो कहता है कि भाई ऐड कर लो उसको बुक वैल्यू में, लेकिन तुमने एक काम करना भूलना नहीं है। वो क्या काम करना भूलना नहीं है कि वो जो पुराना पार्ट था ना, चूंकि वो एक्सपायर हो चुका है, उसको तुमने अपने पास से क्या करना पड़ेगा, डिस्पोज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे सिनेरियो बन क्या रहा होगा, एक तो एडिशन हो रहा होगा और फिर उसका डेप्रिसिएशन आएगा नॉर्मली, और उसके बाद वो जो पुराना एसेट था उसको तुमने डिस्पोजल करके अपनी बुक से डी रिकॉग्नाइज भी करना पड़ेगा। शर्त उसने क्या बोली है कि ऐड करा दो बुक वैल्यू में, और फिर क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड डिस्पोजल ऑफ ओल्ड पार्ट। डन। अब वो जो तीसरी बात हमारे पास आ रही है वो है क्या बेटा, मेजर इंस्पेक्शन। ठीक है जी, मेजर इंस्पेक्शन। हैंडआउट मिल गए हैं सबको? जहां नहीं मिले प्लीज जरा शेयरिंग में चला लेंगे काम। बेटा एक आध पीछे शेयर कर लें ताकि फिर मैं कॉपीज करवा के आप लोगों को दे दूंगा। यार थोड़ा सा दिल बड़ा करें और पीछे जरा पास ऑन कर दें ताकि एक एक। मैंने पीडीएफ भी शेयर किया था ग्रुप में सर बाकर ने। गर्मी मुझे पता नहीं लग रही है या हो रही है, मतलब फीलिंग हॉट, ऐसे ही हुआ हुआ है। अच्छा जी, मेजर इंस्पेक्शन। अब सर ये मेजर इंस्पेक्शन क्या है? जैसे कि अगर हम बात करते हैं कराची के रोड्स पे जो बसेस वगैरह चल रही हैं, ठीक है जी, तो क्या इनकी रेगुलर बेसिस पे इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड होती है या नहीं? अपनी गाड़ियों की भी आप बात कर लें, क्या रेगुलर बेसिस पे इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड होती है? बिल्कुल होती है। तो अगर आप कराची से फ़्लाइट पकड़ के जाते हैं इस्लामाबाद, या कराची से लाहौर जाते हैं, तो अगली फ़्लाइट जो इस्लामाबाद से कराची की तरफ आएगी, तो क्या उसकी इंस्पेक्शन होगी जहाज़ की या नहीं होगी? बोलिए होगी। कराची से हैदराबाद जाते हैं, हैदराबाद से आप सक्खर जाते हैं, तो आप मुझे बताएं जिस ट्रांसपोर्ट पे आप गए हैं, तो क्या उसकी उस टर्मिनल पे जाके इंस्पेक्शन बेसिक की जाती है नहीं की जाती? की जाती है। गाड़ी का भी ऑयल, फ्यूल, हवा वगैरह चेक की जाती है। ये किस में शामिल होती है बात? इंस्पेक्शन में। तो आप बताइए खर्चा होता है या नहीं होता? होता है। इसी तरह से जब हम लोग पीपी को यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसको यूज़ करने से उसकी इंस्पेक्शन उसका रूटीन का हिस्सा बनती है। तो उसकी जो रूटीन का हिस्सा बन रहा होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? बोलिए शाबाश, एक्सपेंस आउट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि वो रूटीन का पार्ट है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि सर हमने हर 3 साल बाद जाके अपनी जितनी भी व्हीकल्स हैं, जितने भी एयरक्राफ्ट हैं, या जितनी भी हमारी ट्रेन्स वगैरह हैं, उसकी सरकार की हिदायत के मुताबिक हमने हर 2 साल में, हर 3 साल में, हर 4 साल में हमने उसकी इंस्पेक्शन, छोटी मोटी नहीं, एक मेजर इंस्पेक्शन करानी पड़ती है। हेलो, क्या ये बात समझ आ रही है? तो सर स्टैंडर्ड यहाँ पे ये बोलता है कि अगर इंस्पेक्शन रूटीन का तुम्हारा हिस्सा बना हुआ है, तो उस पर जो भी खर्चा हो रहा होगा तुमने क्या करना होगा? बोलिए एक्सपेंस आउट। लेकिन अगर सरकार की तरफ से तुम्हें हुक्मनामा जारी हो चुका है कि हर 2 साल में तुमने क्या करनी है, अपनी बसेस की, अपनी व्हीकल्स की, अपने एयरक्राफ्ट की, अपनी ट्रेन्स की तुमने क्या करानी है? इंस्पेक्शन। तो सर यहाँ पे क्या टाइम बताया है? बोलिए 2 साल। तो स्टैंडर्ड यहाँ पे ये कहता है कि जो मेजर इंस्पेक्शन होगी ना, इसको तुमने एक्सपेंस आउट नहीं करना, उस मेजर इंस्पेक्शन की कॉस्ट को तुमने क्या करना है? बोलिए कैपिटलाइज। और कैपिटलाइज जो तुम करोगे उसको उसकी रिमेनिंग लाइफ पे क्या करना होगा? बोलिए डेप्रिशिएट करना होगा। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक व्हीकल है या हमारे पास बसेस हैं, बस की लाइफ है, सुनिएगा जरा, बस की जो लाइफ है लेट्स सपोज 10 साल है।
कॉस्ट कितनी है 100, लाइफ कितनी बताई बोली 10 साल। स्ट्रेट लाइन हम डेप्रिसिएशन का लगाते हैं। अब सुनिए, पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 100 डिवाइड बाय मैं करता हूँ 10, तो कितना आ गया 10, तो 100 माइनस 10 किया तो बुक वैल्यू कितनी आ गई 90 आ गई। इसी तरह से अगले साल का भी कितना डेप्रिसिएशन आएगा 10 आ जाएगा, तो बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी। अब सुनिए सर, सरकार की तरफ से हमें ये बोला गया है कि भाई हमने हर 2 साल में क्या करानी है, बोली इंस्पेक्शन। अब हमने क्या कराया, मेजर इंस्पेक्शन हमने कराई और हमारा इस पर अच्छा खासा खर्चा हो गया, जो कि रिक्वायर्ड था, हम जानते थे कि खर्चा होगा तो हुआ। अब सुनिए, जो व्हीकल की या इक्विपमेंट की या मशीनरी की जो टोटल लाइफ थी वो थी कितनी, बोलिए 10 साल। कितने साल ऐसे डेप्रिशिएट हो चुका है 2 साल। और सरकार की तरफ से हुक्मनामा जारी हुआ है कि हमने हर 2 साल में क्या करानी है, बस की मेजर इंस्पेक्शन करानी है। अज्यूमिंग मेजर इंस्पेक्शन में हमारा खर्चा हुआ लाख का खर्चा हुआ, कितने का खर्चा हुआ लाख का, और लाइफ जो है इंस्पेक्शन कराने की वो कितनी है, बोलिए 2 साल। ठीक, तब आप मुझे बताइए, जैसे कि मैं ये कह रहा हूं कि कॉस्ट कितनी थी बस की, बोलिए शाबाश 100, मेरे साथ हैं आप। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 सालों का कितना आ गया, बोलिए 20 आ गया, तो ये कितना हो गया, बोलिए 80। ये बुक वैल्यू हो गई, ये कैरिंग वैल्यू हो गई, ये कैरिंग अमाउंट हो गया, डन। अब हमने इंस्पेक्शन कराई, लेट्स सपोज इंस्पेक्शन जो हमने कराई वो हम क्या कर रहे हैं, मेजर इंस्पेक्शन है, एसेट की कॉस्ट का हम लोग बना रहे हैं उसको पार्ट। कितना खर्चा हुआ, बोलिए अज्यूमिंग 50 का। अब बताइए जो अमाउंट डेप्रिशिएट होने पे आया है वो कितना हो गया, 130 हो गया, 130 हो गया, ये हमारे पास आ रही है। अब जो वैल्यू 130, अब हमने इसको कराना है डेप्रिशिएट। अब हम जो इसको कराएंगे डेप्रिशिएट, हमारे पास मुझे बताइए जो व्हीकल है उसकी लाइफ रिमेनिंग कितनी रह गई है, बोलिए 8 साल, और वो जो इंस्पेक्शन है उसकी लाइफ कितनी है 2 साल। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो निकालेंगे वो इंस्पेक्शन का अलग निकालेंगे और जो व्हीकल है उसका अलग निकालेंगे। तो आप मुझे बताइए कि डेप्रिसिएशन जो निकाला जाएगा 80 डिवाइड बाय मैं क्या करूंगा, बोलिए 8, कितना बना 10 बन गया। और जो डेप्रिसिएशन मेजर इंस्पेक्शन का जो मैं करा रहा हूं, आप मुझे बताइए उसकी कॉस्ट कितनी है, शाबाश 50, डिवाइडेड बाय क्या करूंगा 2 करूंगा। डिवाइडेड बाय मैं 8 इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इंस्पेक्शन की जो नेक्स्ट इंस्पेक्शन जो होगी वो कितने साल बाद जाके होगी, 2 साल बाद जाके होगी। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा एहतियात करना होगा डेप्रिसिएशन निकालते वक्त। सर मेजर इंस्पेक्शन है, एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन गया। सर जब हम डेप्रिसिएशन निकाल रहे होंगे तो जो रिमेनिंग लाइफ होगी टोटल एसेट की वो नहीं ली जाएगी, जो इंस्पेक्शन अब होनी है 2 साल बाद, 4 साल बाद या 5 साल बाद, जो भी हमें सरकार की तरफ से हुक्मनामा जारी हुआ है, ये कितना आ गया, बोलिए 25 आया। तो इसका मतलब हमारे पास 130 माइनस 35 करेंगे तो बुक वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक हैंडआउट दिया है, और हैंडआउट में देखें पेज नंबर 10 पे आप आइएगा 2 मिनट के लिए, पेज नंबर 10 पे आइए जस्ट फॉर अ मिनट, और इस पे हम थोड़ी सी कुछ बातें लिखी हुई हैं, पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, मेजर इंस्पेक्शन पेज नंबर 10 पे ही है। When an asset require regular major inspection as a condition to its continued use, an obvious example given in IE 16 being, then the cost thereof must be capitalized as soon as the cost is incurred or an obligation arise. This inspection will be recognized as an asset. The major inspection asset is then depreciated. जरा यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट समझिएगा। The major inspection asset is then depreciated over the period until the date of the next inspection. If the cost of the inspection is significant and the rate and method of depreciation of the inspection differ from that applied to the other part of the related asset, then the cost of the inspection must be recognized as a separate asset. Example जरा देखते हैं। New legislation was promulgated on 1st September 2021 whereby all public transport buses are required to undergo regular major inspection. Regular inspection नहीं है, regular major inspection है। Every 2 years, Room Limited owns a bus that has a carrying amount of C, मतलब यहाँ पे currency है 80,000 as at 1st January 2021. The bus is depreciated on the straight line method to a nil residual value and had a remaining life of 10 साल and 1st January 2021. A major inspection of this bus was performed on 1st October 2021 at cost of currency 20,000. Show the journal entries relating to the major inspection and present the bus in the detailed statement of financial position of Room Limited as at इतना। अब एक बात बताइए,
बस की मेजर इंस्पेक्शन पे खर्चा कितना हुआ जल्दी से बताएं? 20,000 का। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर सर, बस मेजर इंस्पेक्शन डेबिट, ठीक, कैश या बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अब दूसरी बात, हमने यहां पे निकालना है बेटा क्या? डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस तो डेबिट होगा, बिल्कुल होगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन इंस्पेक्शन का अलग से करेंगे क्रेडिट, और डेप्रीसिएशन एक्यूमुलेटेड जो है वो किसका? फिजिकल बस का जो है वो अलग से निकाला जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे डेप्रीसिएशन इसने कैसे निकाला हुआ है। देखो बेटा, फिजिकल बस 80,000 क्या है उसकी? बोले कॉस्ट। उसकी स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो 80,000 डिवाइडेड बाय हम लोग करते हैं 10, तो फिजिकल एसेट का डेप्रीसिएशन आ गया। बोले आ गया। कितना आएगा? 8,000। और वो जो इंस्पेक्शन हमने कराई है उसकी कॉस्ट कितनी इनकर हुई है? 20,000। और उसकी लाइफ कितनी है? 2 साल। तो 20,000 डिवाइड बाय हम लोग क्या कर रहे हैं? 2 कर रहे हैं। तो कितना आया? 8,000 प्लस 2,500 कितना बन गया आपके पास? 10,500 इज द टोटल डेप्रीसिएशन। डन। बैलेंस शीट में किस तरह से इसको दिखाया जाएगा, एक नजर ये भी काम देख लीजिए। मैंने बोर्ड का यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया, इस डॉक्यूमेंट का सपोर्ट लिया ताकि आपको ये समझ आ जाए कि मेजर इंस्पेक्शन जब हम लोग करते हैं तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है और किस तरह से बैलेंस शीट में उसको दिखाया जाएगा। अलग से डेप्रीशिएट इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी जो लाइफ हमें बताई भी है वो 2 साल बताई है। हर 2 साल बाद होगा, हर 3 साल बाद होगा, हर 4 साल बाद होगा। तो फिजिकल एसेट अलग डेप्रीशिएट होगा, और वो जो मेजर इंस्पेक्शन पे जो हमारा खर्चा हुआ उसको हम कैपिटलाइज करा रहे हैं, क्योंकि शर्त क्या रखी गई है? हर 2 साल, हर 3 साल। तो अगर उसको भी हम डेप्रीशिएट करा देंगे ओवर दी टोटल लाइफ, तो सर डेप्रीसिएशन ऑल्दो इंस्पेक्शन की लाइफ खत्म हो चुकी होगी, लेकिन हम फिर भी उसको घसीट रहे हैं और डेप्रीशिएट करा रहे हो, जो कि गलत ट्रीटमेंट हो जाएगा। यहां देखिए, नॉन करंट एसेट में जो बस हमारे पास आ रही है वो कितने पे आई? 80,000 में किसको ऐड कराया? बोले 80,000 में कितना अमाउंट ऐड कराया? 20,000 हमने ऐड कराया। और डेप्रीसिएशन जो माइनस हो रहा है वो कितना माइनस हो रहा है? 8,000 और 2,500 हमारे पास यहाँ पे माइनस हो रहा है। तो हमारे पास देखें बस का जो टोटल अमाउंट हमारे पास आ गया वो कितना आ गया? 89,500 हमारे पास बस का अमाउंट आ गया। यानी कि इतना कोई इसके लिए खास प्रोटोकॉल हम नहीं दे रहे, हम सिंपल यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि भाई अगर इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड है हर 2 साल में, हर 3 साल में, हर 4 साल में, तो हम लोगों ने क्या करना होगा? उस मेजर इंस्पेक्शन को, कंक्लूजन क्या है, उस मेजर इंस्पेक्शन को हम लोगों ने क्या करना है? एक्सपेंस आउट या कैपिटलाइज? बोले क्या करना है? कैपिटलाइज। और उसको डेप्रीशिएट करना है उस इंस्पेक्शन की जो लाइफ है उस पे, ना कि वो जो फिजिकल एसेट है उसकी लाइफ पे डेप्रीशिएट नहीं करना। जो इंस्पेक्शन कराने की जो लाइफ है उस पे हमने क्या करना है? डेप्रीशिएट। और डेप्रीशिएट कराने के बाद जो भी उसकी बुक वैल्यू आ रही होगी वो बस की बुक वैल्यू के अंदर हम लोग क्या कर देंगे? ऐड करा देंगे। तो टोटल अमाउंट जो हमारे पास आएगा कितना? 89,500। दिस विल बी रिपोर्टेड इन दी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अंडर पीपी। डन। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो एरिया आ रहा है वो कौन सा है? एक्सचेंज का। मजेदार एरिया है ये भी। अच्छा, हमने इस पे लिख दिया था एडेड टू बुक वैल्यू। हेलो, बात समझ आ गई? एडेड टू बुक वैल्यू, ये भी बात समझ आ गई। वो जो तीसरा था उसके आगे भी आप नीचे एरो डाल के लिख दें। क्या लिखेंगे? एडेड टू बुक वैल्यू, ठीक, एंड डेप्रीशिएटेड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। अपने पास ये नोट डाउन कर लें, मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पे। ये वाली बात तो हमने नोट डाउन कर ली थी, ये भी नोट डाउन कर ली थी। तीसरा पॉइंट अपने पास नोट डाउन कर लेंगे, वो क्या? एडेड टू बुक वैल्यू एंड डेप्रीशिएटेड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। एडेड टू बुक वैल्यू, ये added to book value and depreciated over its useful life. अच्छा जी, अब आ जाते हैं एक्सचेंज ऑफ एसेट्स पे। एक्सचेंज ऑफ एसेट करने के बाद हम लोग हैंडआउट पे जाएंगे और फिर वहां पे जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो शुरू कर देंगे। ये सिनेरियो हैंडआउट में कौन से पेज पे है? पेज नंबर शायद 11 पे। अच्छा जी, एक्सचेंज ऑफ एसेट मतलब क्या है? यहाँ पे हम लोग पुराना एसेट दे रहे हैं और नया एसेट ले रहे हैं।
तो जो नया एसेट हम लोग इस एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के थ्रू लेके आ रहे हैं उसको हमने डेबिट कितने से करना है, अभी हम इसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। आई रिपीट, पुराना एसेट आप दे रहे हैं, राइट? इधर देखिएगा, आपके पास एक पीपी है, पुराना एसेट आप दे रहे हैं और बदले में एक नया एसेट आप ले रहे हैं, यानी कि एसेट के बदले एसेट आपके पास आ रहे हैं। इस ट्रांजैक्शन को करते वक्त या तो आप पुराने एसेट के साथ कुछ पैसा दे रहे होंगे और नया एसेट ले रहे होंगे, मेरे साथ रहिएगा, या तो ये होगा कि पुराना एसेट आप दे रहे हैं चूंकि वो भारी भरकम मालियत का था, तो जो नया एसेट ले रहे हैं वो कम मालियत का है, तो इस वक्त आपको पैसा देना नहीं पड़ेगा, पैसा आप ले रहे होंगे। क्या ये वाली बात समझ आई? एक्सक्यूज मी, यहां पे इस सिनेरियो में एक्सचेंज ऑफ एसेट में जो हम चीज समझने जा रहे हैं वो सिर्फ ये समझने जा रहे हैं कि इस एक्सचेंज जब ट्रांजैक्शन होगी तो नया एसेट जो मेरे पास आएगा, यानी कि जो भी मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आएगा उसको मैंने डेबिट कितने से करना है। अभी हमारा डिस्कशन सिर्फ इस पे स्टार्ट होना है, यानी कि पीपीई जो हमारे पास इस एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के थ्रू आना है उसको हमने डेबिट कितने से करना है, सिर्फ अभी हमारा ये डिस्कशन है। सर हमारे पास यहाँ पे कुछ सिनेरियोज हैं सिनेरियोज हैं हमारे पास कुछ, और अज्यूम करते हैं कि ओल्ड एसेट मेरे पास जो है वो है 100 का, और उस ओल्ड एसेट का जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो है 30, तो उसकी बुक वैल्यू कितनी आ गई बोलिए? 70, जिसको कैरिंग अमाउंट, कैरिंग वैल्यू, बुक वैल्यू का हमने नाम दिया। ठीक हो गया? अच्छा जी, ये जो मेरे पास ओल्ड एसेट है, ये जो मेरे पास ओल्ड एसेट है, इसकी कॉस्ट ये है, अलाउंस ये है, बुक वैल्यू तो चले यहां पे आ गई। इस एसेट की जो मेरे पास फेयर वैल्यू है, जिसको हम लोग आसान अल्फाज में बोलते हैं मार्केट वैल्यू, वो अज्यूम करते हैं वो है 48। ठीक, वो कितनी है बोले? 48। और ये जो वैल्यू है 48, इसको हम लोग रिलायबली मेजर कर सकते हैं, तभी बताया कि कितनी उसकी हमारे पास वैल्यू आ रही है। बोलिए शाबाश, 48। ये मेरे पास ओल्ड एसेट का स्टेटस नजर आ गया। अब मैं चाहता हूं न्यू एसेट लेना, और न्यू एसेट जो मैं लेना चाहता हूं, यानी कि मैं पुराना एसेट दूंगा बदले में नया एसेट लूंगा, तो जो नया एसेट लेना चाहता हूं सर, उसकी जो फेयर वैल्यू है या जो मार्केट वैल्यू है वो लेट्स सपोज है 85 की। वो कितने की है बोलिए? 85। और तो और ये जो 85 है, ये जो अमाउंट 85 है वो है क्लियरली एविडेंट, यानी कि वाजे है, क्लियर है, जिसको मैं आराम से वेरीफाई करवा सकता हूं। वाजे, ठीक, आराम से वेरीफाई करवा सकता हूं। ये जो है अंदाजा है, ये जो है वाजे है। तो अब जरा सिनेरियो देखिएगा कि पुराना एसेट मेरे पास मेरी बुक्स में आ कितने पे रहा है, बोलो बेटा, कितने पे आ रहा है मेरे पास? मेरा पुराना एसेट मेरी बुक्स में कितने पे आ रहा है? 70 पे। एक अंदाजे के मुताबिक मेरे एसेट की जो मेरे मुताबिक आ रहा है कितने का बोले? 70 का। मेरे अंदाजे के मुताबिक उसकी जो मार्केट में वैल्यू चल रही है वो कितनी चल रही है बोलिए? 48। डन, ये एक तरफ बात। अब सर मैं एक नया एसेट एक्वायर करना चाहता हूं, सही है जी, नया एसेट एक्वायर करना चाहता हूं, और उस नए एसेट की जो मार्केट में वैल्यू है वो कितनी है बोलिए? 85। और वो बड़ी वाजे है, क्लियर है, एविडेंट है, जिसको हम लोग वेरीफाई आराम से करवा सकते हैं। तो सर इस सिनेरियो में हमारे पास से पुराना एसेट जो जा रहा है, अकाउंटिंग करेंगे। अभी हम यहाँ पे उस पुराने एसेट जो जा रहा है उसकी अकाउंटिंग की बात यहाँ पे अभी नहीं करने वाले। हम यहाँ पे सिर्फ किसकी अकाउंटिंग करने वाले हैं कि जो नया एसेट हमारे पास आ रहा है वो डेबिट कितने से होगा, सिर्फ अभी हम लोग यहाँ पे इस चीज को समझने जा रहे हैं। पुराना एसेट जाएगा, उसकी अकाउंटिंग हमारे कोर्स का पार्ट है, हम करेंगे, जरूर करेंगे थोड़ा सा आगे जाके। लेकिन अभी यहाँ पे हम क्या सीखना चाह रहे हैं कि जो नया एसेट आ रहा है उसको हमने कितने से डेबिट करना है, ये अभी हम लोग समझना चाह रहे हैं। आर वी क्लियर इन दिस? तो अब देखें, ये सिनेरियो आपके सामने है, ये सिनेरियो आपके सामने, बताइए किसका पलड़ा यहाँ पे भारी लग रहा है? जो नया एसेट आ रहा है उसकी वैल्यू बड़ी वाजे है, क्लियर है,
या जो पुराना एसिड जा रहा है उसकी वैल्यू बड़ी वाज़ेह है, क्लियर है? क्या सिनेरियो है सर? जो न्यू एसिड आ रहा है ना उसकी जो वैल्यू है बड़ी वाज़ेह है, क्लियर है, एविडेंट है। तो स्टैंडर्ड यहाँ पे ये कहता है और हमारा दिल भी यहाँ पे ये कहता है और सप्लायर भी हमें ये कहता है यहाँ पे कि भाई 85 का एसिड है, मैं 85 में दूंगा, ठीक? खरीदना है खरीदो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं 85 में ही दूंगा। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे कि जो कॉस्ट ऑफ न्यू एसिड है, कॉस्ट ऑफ जो न्यू एसिड होगी, ठीक है जी, वो क्या होगी बोलिए? फेयर वैल्यू ऑफ एसिड एक्वायर्ड होगी। यानी कि मैं अपने पास पीपीई को जो डेबिट करूंगा, मैं अपने पास पीपीई को जो डेबिट करूंगा वो कितने से करूंगा? बोलिए शाबाश, कितने से करूंगा? 85। क्रेडिट क्या क्या होना है अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ किस चीज को समझना चाह रहे हैं कि भाई पुराना एसिड मैंने दिया, नया एसिड लिया, पुराने एसिड की जो फेयर वैल्यू थी उसको मैं अंदाजे के मुताबिक बता सकता हूं कितनी है, 48, लेकिन जो मैं नया एसिड एक्वायर कर रहा हूं वहां पे अंदाजा तुक्का नहीं लग रहा, वहां पे वैल्यू बड़ी एविडेंट है, वाज़ेह, और सप्लायर भी बोलता है भाई 85 का है, 85 में दूंगा, ज्यादा इधर की सुनूंगा नहीं। तो हम लोग अपनी बुक्स में इस न्यू एसिड को जो रिकॉर्ड करेंगे वो कितने पे करेंगे? बोलिए कॉस्ट ऑफ न्यू एसिड विल बी इक्वल टू दी फेयर वैल्यू ऑफ एसिड एक्वायर्ड। यानी कि सिनेरियो हमारे पास अभी यहाँ पे ये बना केस 1 का कि जब फेयर वैल्यू ऑफ एसिड एक्वायर्ड, फेयर वैल्यू ऑफ एसिड एक्वायर्ड, बोलिए शाबाश, अगर एविडेंट होगा, अगर क्लियर होगा, वाज़ेह होगा, फेयर वैल्यू ऑफ एसिड एक्वायर्ड अगर एविडेंट होगा, क्लियर होगा, वाज़ेह होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ न्यू एसिड विल बी इक्वल टू, बोलिए कॉस्ट ऑफ न्यू एसिड विल बी इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसिड एक्वायर्ड। अब जरा हैंडआउट में आप आइएगा, पेज नंबर कौन सा नजर आ रहा है? 11। यहाँ पे देखें एक्सचेंज ऑफ एसिड में हमारे पास यहाँ पे कुछ फ्लो चार्ट नजर आ रहा है। क्या लिखी हुई है बात? फेयर वैल्यू ऑफ एसिड एक्वायर्ड इज एविडेंट, नजर आया? फेयर वैल्यू ऑफ एसिड एक्वायर्ड इज एविडेंट। तो यहाँ पे हमें क्या ट्रीटमेंट बताया गया है कि रिकॉग्नाइज करो एसिड एक्वायर्ड एट, बोलिए फेयर वैल्यू, रिकॉग्नाइज करो एसिड एक्वायर्ड एट फेयर वैल्यू। सिंपल सी बात, कोई ज्यादा मुश्किल बात इसमें नहीं है। दूसरा सिनेरियो भी हम यहां पे ये देखते हैं, दूसरा सिनेरियो देखते हैं यहां पे, ओल्ड एसिड और न्यू एसिड, ओल्ड एसिड और न्यू एसिड। अब ओल्ड एसिड की हमारे पास कॉस्ट कितनी नजर आ रही है? वही वाली कॉस्ट ले लेते हैं जो हमारे पास यहां पे थी। कॉस्ट हमने ले ली अज्यूमिंग 100, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पे ले लिया 30 का, तो बुक वैल्यू कितनी आ गई? बोलिए शाबाश, 70। डन। ये जो 70 हमारे पास आई ये तो बुक वैल्यू है। अब हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि फेयर वैल्यू जो है वो वही वाली ले लेते हैं। कितनी ली थी हमने यहाँ पे? 48। फेयर वैल्यू 48 ली, और यहाँ भी हमने ये कहा कि ये फेयर वैल्यू अंदाजे के मुताबिक है, रिलायबली मेजर होती है। अंदाजे के मुताबिक कितनी आ रही है? बोलिए 48। ठीक। जो नया एसिड हम एक्वायर करना चाहते हैं, सुनिए, उसकी जो फेयर वैल्यू है, उसकी जो फेयर वैल्यू है वो हमने कितनी रख ली है? 85। और यहाँ पे एक चीज उधर से अलग मेंशन करते हैं, वो ये कि इस सिनेरियो में तो फेयर वैल्यू क्या थी? बोलिए एविडेंट थी, वाज़ेह थी, क्लियर थी, कोई तुक्का अंदाजा यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे हम फेयर वैल्यू को बोल रहे हैं वो क्या है? एविडेंट नहीं है। अगर एविडेंट नहीं है, ठीक, तो इसका मतलब हम क्या अज्यूम करेंगे कि वो रिलायबली मेजर हो सकती है। एक बात सुनो, अगर वो यहाँ पे एविडेंट नहीं है तो बोलिए क्या है? बोलिए रिलायबल है। डन। और यहाँ पे अगर क्लियरली एविडेंट है तो इसका मतलब इससे ऊपर हम कहीं नहीं जाएंगे, बिकॉज ये वाज़ेह है, तो हमें रिलायबल वाली बात अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर एविडेंट नहीं होगा तो आप मुझे बताइए वो क्या होगा? रिलायबली मेजर हो सकता होगा। अब देखें यहाँ पे सिनेरियो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? कि जो ओल्ड एसिड है उसकी फेयर वैल्यू भी मालूम है लेकिन अंदाजे के मुताबिक, और जो न्यू एसिड है उसकी फेयर वैल्यू भी मालूम है लेकिन किसके मुताबिक? अंदाजे के मुताबिक। डन। अच्छा, हमने कहा कि भाई हम आपको अपना पुराना एसिड देंगे, ठीक है जी, और तो और कुछ रकम भी हम आपको अदा करेंगे
ताकि हमारे पास से हमारा पुराना एसिड चले जाए, हमारे पास से कुछ रकम चले जाए और बदले में हमारे पास एक नया एसिड आ जाए। तो पूछा ये गया रकम कितनी अदा करेंगे? जवाब ये दिया गया कि जो नेट पेमेंट की जाएगी वो अज्यूमिंग की जाएगी कितने की? 50 की पेमेंट की जाएगी। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, बेटा मैंने डिस्कशन जब स्टार्ट किया था तो उस वक्त क्या बात बोली थी कि एक्सचेंज ऑफ एसिड में हम लोग सिर्फ फिलहाल अभी क्या समझना चाह रहे हैं कि जो न्यू एसिड हमारे पास आ रहा है, पुराना जो जा रहा है, पैसा जा रहा है या पैसा जाएगा, अभी हम इसकी बात हरगिज नहीं कर रहे। अभी हम सिर्फ यहाँ पे ये समझना चाह रहे हैं कि जो न्यू एसिड मेरे पास आ रहा है उसको मैंने डेबिट कितने से करना है। सिर्फ अभी हमारा ये डिस्कशन है, को डेबिट कितने से करना है, ये हमारा डिस्कशन है। अब आप देखें ये सारा सिनेरियो आपके पास है, यहां भी रिलायबल है, यहां भी रिलायबल है। तो यहां पे हम ये नहीं देखेंगे कि सप्लायर क्या कहता है, यहां पे हम ये नहीं देखेंगे कि न्यू एसिड की फेयर वैल्यू क्या है। ठीक, मैं रिपीट करता हूं, यहां पे हम ये नहीं देखेंगे कि सप्लायर क्या कहता है। यहां पे सप्लायर ने क्या बोला था, 85 का एसिड है, 85 का दूंगा, जाओ जाके मार्केट से पता कर लो 85 में मिलता है। तो हमने यहां पे क्या किया, न्यू एसिड को अपने पास डेबिट भी कितने से किया, बोलो शाबाश, कितने से डेबिट किया, 85। यहां पे सिनेरियो देखो, सप्लायर यहां पे ये नहीं कह रहा कि भाई 85 का 85 में दूंगा, सप्लायर के अंदाजे के मुताबिक कितने का है, बोलिए 85 से। तो इस सिनेरियो में जहां पे हमारे पास फेयर वैल्यू ऑफ एसिड एक्वायर्ड एविडेंट नहीं होगी, सिनेरियो जिसमें फेयर वैल्यू ऑफ एसिड एक्वायर्ड या तो गिवन नहीं होगी या तो एविडेंट नहीं होगी, तो सर यहां पे करें तो क्या करें? यहां पे ये नहीं देखेंगे कि सप्लायर क्या कहता है, यहां पे ये नहीं देखेंगे कि न्यू एसिड की फेयर वैल्यू क्या है, यहां पे हम ये देखेंगे कि एसिड हमें नया पड़ कितने का रहा है। आई रिपीट, सिनेरियो जहां पे फेयर वैल्यू ऑफ एसिड एक्वायर्ड नहीं गिवन, एक फेयर वैल्यू ऑफ एसिड एक्वायर्ड गिवन नहीं है या बोले क्या नहीं है, एविडेंट नहीं है, तो सर क्या करें सिनेरियो में? यहां पे ये नहीं देखा जाएगा, आई रिपीट, कि सप्लायर क्या कहता है, यहां पे ये नहीं देखा जाएगा कि न्यू एसिड की फेयर वैल्यू क्या है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, यहां पे ये देखा जाएगा कि मुझे नया एसिड पड़ कितने का रहा है। तो सर नया एसिड जो मुझे पड़ रहा है ना, मैं बताऊं क्या, मेरे पास से अंदाजे के मुताबिक जो मेरा एसिड जा रहा है ना उसकी वैल्यू क्या है, जल्दी से बताइए, उसकी फेयर वैल्यू क्या है, जल्दी बोले। 48 और तो और सर मैं पैसा कितना दे रहा हूं, 50। तो इसका मतलब मेरे पास से जो जा रहे हैं रिसोर्सेस, ठीक, एक जा रहा है अंदाजे के मुताबिक, उसकी वर्थ कितनी है, 48, राइट, और मेरे पास से पैसा कितना जा रहा है, बोलिए 50। तो 50 प्लस 48 कितना हो गया, 98। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि एक ऐसा सिनेरियो जहां पे तुम्हें फेयर वैल्यू ऑफ एसिड एक्वायर्ड गिवन ना हो या फेयर वैल्यू ऑफ एसिड एक्वायर्ड एविडेंट ना हो, तो यहां पे ये मत देखना कि सप्लायर क्या बोलता है, यहां पे ये मत देखना कि न्यू एसिड की फेयर वैल्यू क्या है, यहां पे तुमने ये देखना होगा कि तुम्हें नया एसिड पड़ कितने का रहा है। मैं बार बार इस बात को बहुत जोर से बोल रहा हूं, नया एसिड तुम्हें पड़ कितने का रहा है। तो सर नया एसिड मुझे कितने का पड़ रहा है, अभी बताता हूं। मेरे पास से जो एसिड जा रहा है उसकी फेयर वैल्यू एक अंदाजे के मुताबिक कितनी है, 48, और तो और मैं पैसा कितना दे रहा हूं, 50। तो इसका मतलब फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसिड में जब मैं कैश पेड को प्लस कराऊंगा तो मेरे पास जो अमाउंट आएगा कितना आ गया, दिस विल बी द कॉस्ट ऑफ न्यू एसिड, दिस विल बी द कॉस्ट ऑफ न्यू एसिड। तो यहां पे हमारे पास कॉस्ट ऑफ न्यू एसिड इज इक्वल्स टू, बोलिए, फेयर वैल्यू ऑफ, बोले, ओल्ड एसिड प्लस, अगर सर मैं कैश पे कर रहा हूं, ठीक, तो इसका मतलब मेरा एसिड जरा कम मालियत का होगा और जो मैं एसिड एक्वायर कर रहा हूं वो ज्यादा मालियत का होगा। बात समझ आ रही है? और सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं कैश रिसीव कर रहा हूं, बिल्कुल हो सकता है, वो उस वक्त होगा जब मेरा एसिड जो है वो ज्यादा मालियत का होगा और जो मैं एक्वायर कर रहा हूं वो कम मालियत का है। तो जो एक्वायरर है वो मुझे कुछ पैसा भी दे रहा होगा क्योंकि वो मुझसे चीज जो खरीद रहा है वो ज्यादा मालियत की खरीद रहा है और जो बदले में मुझे चीज दे रहा है उसकी मालियत कम है। तो इसका मतलब फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसिड में कैश पेड कब प्लस किया जाएगा, जब एसिड आपके पास से जा रहा है उसकी मालियत क्या है, बोलिए, कम है। तो कैश पेड जो है और कैश रिसीव भी हो सकता है, तो कैश पेड और, बोले शाबाश, कैश रिसीव्ड। तो यहां पे क्या आ गया, बोलिए, 48 प्लस, बोले शाबाश, 50 इज इक्वल टू कितना आ गया, 98। तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसिड विल बी इक्वल टू 98। तो हमारे पास वो सिनेरियो जो एक्सचेंज ऑफ एसिड में
हमें ट्रबल में लाता है या कंफ्यूजन में लाता है। 3 सिनेरियोज हैं, उसमें से एक सिनेरियो जो है उसको मैंने सबसे ज्यादा बेजोर और शोर से समझाने की कोशिश की है, बिकॉज यहां पे बात क्या है, वाजे है तो भाई अंदाजे पे नहीं चलेंगे, वाजे है ना तो अंदाजा नहीं चलेगा यहां पे, ठीक। यहां पे बात वाजे नहीं है, यहां पे अंदाजा है। तो हम यहां पे क्या बोल रहे हैं, ये नहीं देखेंगे सप्लायर क्या बोलता है, ये नहीं देखेंगे न्यू एसिड की फेयर वैल्यू क्या है, यहां पे हम ये देखेंगे हमें नया एसिड पढ़ कितने का रहा है। तो जो नया एसिड हमें पढ़ रहा है वो कैसे पढ़ा, हमने पुराना एसिड दिया, हमने कुछ पैसा दिया, ठीक, दोनों को प्लस करा दिया, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ न्यू एसिड आ गया। हाँ जी, कैश रिसीव का कब सिनेरियो हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपसे भी बात की थी ना कि अगर हमारा एसिड जो है वो ज्यादा मालियत का है और बदले में जो एसिड आ रहा है उसकी मालियत कम है, तो डेफिनेटली जो हमें एसिड नया मिल रहा होगा, जो बेचने वाला होगा वो बोलेगा भाई मैं इतना तुझ पे जुल्म नहीं करूंगा कि नया एसिड तुझे दे रहा हूं भले कम मालियत के, तू थोड़ा सा पैसा भी मुझसे रख ले ताकि तेरा इतना नुकसान ना हो। तो फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसिड में प्लस हो जाएगा कैश पेड, और अगर कैश रिसीव्ड हो रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस हो जाएगा। जरा हैंडआउट पे 1 मिनट के लिए आइएगा। यहां देखो बेटा, केस 1 वाली बात हमें समझ आई। फेयर वैल्यू ऑफ एसिड एक्वायर्ड क्या है, बोले अगर गिवन है तो हमने क्या ट्रीटमेंट करना है, बोलिए शाबाश, रिकॉग्नाइज कराऊंगा एसिड एक्वायर्ड एट, बोले फेयर वैल्यू। दूसरा सिनेरियो देखो, केस 2 देख लो, केस 2 मैंने बोला है लेकिन हमने लिखा हुआ नहीं है, तो दूसरा जो सेंटर में फेयर वैल्यू ऑफ एसिड एक्वायर्ड इज नॉट गिवन, जो मैं आपसे बात कर रहा था, या तो गिवन ही नहीं है, या अगर गिवन है तो क्या नहीं है, बोलिए एविडेंट नहीं है। तो सर अगर एविडेंट नहीं होता तो क्या उसको हम अज्यूम करते हैं, दूसरा क्या आता है, रिलायबल होगा। सर अगर रिलायबल भी नहीं होगा तो सर क्या करें, ना एविडेंट है साला ना रिलायबल है, तो करे तो क्या करें, अरे यार कैरिंग वैल्यू तो पता है ना, सर वो भी नहीं पता, तो भाई तू कर क्या रहा है, तुझे कैरिंग वैल्यू नहीं पता, इसका मतलब अगर एविडेंट नहीं है तो क्या होगा, बोलिए रिलायबल। और अगर रिलायबल नहीं होगा तो भाई हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, जो हमारे पास एसिड की बुक वैल्यू आ रही, कम से कम ये तो मालूम होगी ना यार, ये तो हमें डेफिनेटली मालूम होगी, तो इसका सपोर्ट लिया जाएगा। तो इसका मतलब केस 3 जो है वो कुछ इससे मिलता जुलता बनेगा कि जहां एविडेंट भी नहीं है, जहां रिलायबल भी नहीं है, तो सर हमारे पास तीसरा ऑप्शन बचता कौन सा है, बोलिए कैरिंग वैल्यू वाला बचता है। तो कैरिंग वैल्यू का ट्रीटमेंट खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए सेकंड सिनेरियो में क्या है हमारे पास, रिकॉग्नाइज करूंगा, अच्छा फेयर वैल्यू ऑफ एसिड एक्वायर्ड इज नॉट गिवन और इज नॉट एविडेंट, right, but fair value of old acid is available, but fair value of old acid is available। यहां पे अल्फाज कम है लेकिन यहां पे वजाहत मैंने आपको ज्यादा दे दी है। fair value of old acid is available, ठीक। तीसरा सिनेरियो आ जाइए, fair value of none of the acid is available, ना वो एविडेंट है ना वो रिलायबल है। यहां पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई हुई है नोट्स में, वो क्या है, recognize acid at, क्या करेंगे, लिखा हुआ क्या है, फेयर वैल्यू तो नहीं लिखी हुई ना, फेयर वैल्यू लिखी हुई, तो फेयर वैल्यू को जरा आप काट दें, क्योंकि फेयर वैल्यू तो है ही नहीं ना, मौजूद ही नहीं है, फेयर वैल्यू भी मौजूद नहीं है ना हमारे पास कुछ और चीजें, तो कैरिंग वैल्यू तो हमारे पास होगी। तो यहां पे फेयर वैल्यू को प्लीज जरा काट दें, टाइपिंग मिस्टेक हुई हुई है। अब बताइए कैरिंग वैल्यू ऑफ क्या, ओल्ड एसिड प्लस कैश पेड, अगर कैश रिसीव्ड होगा तो क्या करा देंगे, उसको माइनस करा देंगे। कैरिंग वैल्यू बोले या बुक वैल्यू बोले या रिटन डाउन वैल्यू बोले, एक बात, इन 3 सिनेरियो में सबसे ज्यादा जो एग्जामिन होने वाला सिनेरियो है वो कौन सा वाला है, ये सेकंड वन, क्योंकि पहले वाले में वाजे है, सर दिमाग उसी तरफ जा रहा है। सर तीसरे वाले में ना फेयर वैल्यू एविडेंट है, ना फेयर वैल्यू मालूम है, ना वो रिलायबल है, तो सर हमारे पास ऑप्शन बचता क्या है, कैरिंग वैल्यू तो पता होगी ना यार, कैरिंग वैल्यू में अगर तुम कुछ पैसा दे रहे हो तो प्लस करा दो, प्लस कराने के बाद जो अमाउंट आएगा इतने अमाउंट से न्यू एसिड को क्या कराना पड़ेगा, डेबिट। सर ये भी सिनेरियो जरा आराम से है, सिनेरियो जो कंफ्यूज हमें करता है, जिसको मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, व्हेन फेयर वैल्यू ऑफ एक्वायर्ड एसिड इज नॉट गिवन और इज नॉट एविडेंट, देन व्हाट टू डू। सर हम यहां पे क्या करेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसिड तो मालूम है, अगर अंदाजा है तो हम क्या करेंगे, मैंने रिपीट किया, मेरे अल्फाज प्लीज समझिएगा, यहां पे ये नहीं देखेंगे कि सप्लायर कहता क्या है, यहां पे ये नहीं देखेंगे कि न्यू एसिड की फेयर वैल्यू है क्या, मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे हम क्या देखेंगे कि न्यू एसिड हमें बोले पढ़ कितने का गया, तो न्यू एसिड हमें जितने का पड़ गया, ठीक, वो ये वाला सिनेरियो हमारे पास बन गया। जरा इसकी एग्जांपल देखिएगा, नीचे लिखा हुआ है एग्जांपल फ्रॉम स्टडी टेक्स्ट पास्ट पेपर की एग्जांपल है। हाँ जी, अब देखो बेटा,
तीन सिनेरियोज है हमारे सामने और हमने यहां पे सिर्फ क्या मालूम करना है, नया एसेट जो मेरे पास आ रहा है ना, उसको मैंने डेबिट कितने से करना है, दैट्स इट। क्रेडिट क्या होगा हम अभी उसकी बात नहीं करें, सिर्फ डेबिट कितने से करना है अभी हम ये देखना चाह रहे हैं। तो सिनेरियो 1 पे आओ, कैश रिसीव पॉजिटिव में और कैश पेड जो है वो किस में है, नेगेटिव में। इसने शुरू में मेंशन कर दिया पेड के साथ नेगेटिव का साइन है और रिसीव के साथ कुछ भी नहीं है, दैट विल बी अज्यूम्ड एज पॉजिटिव। केस 1 को देखना, तो कैश रिसीव्ड हो रहा है, यानी कि 1.1 का कैश रिसीव्ड हो रहा है। एसेट गिवन अप, एसेट जो दे रहा हूं उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 10.3, उसकी बुक वैल्यू कितनी है 6.4 और उसकी एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू कितनी है 8.5 और जो एसेट रिसीव कर रहा हूं उसकी एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू कितनी है 7.1। आर बी क्लियर? डाटा सामने आ गया। अब देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें वो क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन 1 fair value of both assets are reliably measurable, reliably measurable, दोनों की reliably measurable है, बट उसने एविडेंट का वर्ड मेरे भाइयों बहनों नहीं इस्तेमाल किया, उसने एविडेंट का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। रिलायबल का मतलब होता है अंदाजा, एविडेंट का मतलब होता है वाज़े, तो इसका मतलब वो इस सिनेरियो की यहां पे अभी आपसे वो बात कर रहा है। तो आप मुझे बताइए हम करें तो इसमें क्या करें, हमने वो फॉर्मूला दिमाग में बिठा लिया, जब फेयर वैल्यू ऑफ एक्वायर्ड एसेट अरे एविडेंट नहीं है, रिलायबल नहीं है, तो क्या करेंगे सर, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट मालूम है, रिलायबल है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, कैश पेड होगा तो प्लस करा देंगे, कैश रिसीव्ड होगा तो क्या करा देंगे, माइनस। तो व्हाट इज योर आंसर, कितना आ जाएगा बोलिए 7.4। तो आप बताओ फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट कितनी नजर आ रही है, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट भाइयों बहनों जल्दी से बताइए कितनी नजर आ रही है, क्या सबको नजर आ गई 8.5, यानी कि 8.5 हमने रखा प्लस में, कैश पे कर रहा हूं तो प्लस हो जाएगा और कैश रिसीव कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 8.5 माइनस 1.1 इज इक्वल्स टू 7 पॉइंट कितना हो जाएगा 7.4, यानी कि मैं पीपी नए वाले को अपनी किताबों में जो डेबिट करूंगा वो कितने से करूंगा, 8.5 से नहीं करूंगा। देखो अभी आपके सामने जब डेटा है ना तो 2-4 वैल्यूज आपको नजर आ रही है, तो इन 2-4 वैल्यूज में से जो हमने ट्रीटमेंट के लिए लेनी है वो क्या किया, 8.5 माइनस क्या किया 1.1 इज इक्वल टू 7.4, यानी कि पीपी न्यू जो है वो डेबिट कितने से होगा 7.4 से। डन। दूसरे सिनेरियो पे आइए, दूसरे सिनेरियो में क्या बोल रहा है, कैश पेड है 2.1, बाकी 12.4, 7.3, 6.6। अब चूंकि डेटा ज्यादा है ना तो इसमें से सॉर्ट आउट करना है कि हमने न्यू एसेट को अपने पास डेबिट कितने से करना है। तो देखो इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन नंबर 2 फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव इज क्लियरली मोर एविडेंट। तो सर अब तो कुछ बचता नहीं है, अगर हमें एसेट एक्वायर्ड की फेयर वैल्यू एविडेंट है तो क्या करेंगे बताइए, शाबाश। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इज इक्वल्स टू, बोले कितना बन जाएगा आपके पास 9 बन जाएगा। आर वी क्लियर? इसमें कोई कैश पेड रिसीव की कहानी नहीं है। तीसरा सिनेरियो यानी कि दूसरे सिनेरियो का जवाब कितना बना बोलिए 9। तीसरा सिनेरियो देखिए जरा, कोई कैश पेड रिसीव तो है ही नहीं, ओरिजिनल कॉस्ट गिवन है, बुक वैल्यू गिवन है, फेयर वैल्यू दोनों की गिवन है, लेकिन वो मजीद क्या आपको बताता है, इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन नंबर 3 फेयर वैल्यू ऑफ नीदर एसेट इज रिलायबली मेजरेबल। इसका मतलब वो ना क्लियरली एविडेंट है ना वो रिलायबल है। तो इसका मतलब अब सर बचा तो क्या बचा, वही वाली वैल्यू बची जो हमारी बुक्स में उसकी शो हो रही है, मतलब कैरिंग वैल्यू, बुक वैल्यू। तो अब यहां पे क्या करेंगे 3.4। अगर कोई कैश पे हो रहा होता तो प्लस हो जाता और रिसीव्ड हो रहा होता तो माइनस हो जाता, यानी कि केस 1 का जवाब आया आपके पास 7.4, केस 2 का जवाब आपके पास कितना आया 9 और केस 3 का जवाब आपके पास कितना आ गया 3.4। ये डिस्कशन का पर्पस था। अब आ जाइए आप लोग पेज नंबर इसके 1 पे आएंगे, आप लोग क्विकली जरा आ जाइए। एक सवाल वो ये कि अगर ओल्ड एसेट है उसका जो फेयर वैल्यू है वो क्लियरली एविडेंट है और न्यू एसेट की फेयर वैल्यू या तो नहीं है या फिर डायरेक्टली मेजर है, तो उसमें सिनेरियो बना लूंगा, अभी बता देता हूं मैं। जरा पेज नंबर 1 पे आइएगा, है तुम लोग के पास हैंड आउट, जरा शेयरिंग में चला लेना। हाँ जी, पेज नंबर 1 पे आइए। अभी तक जो हमने काम किया उसको क्विकली रिव्यू करके आगे बढ़ जाते हैं। पेज नंबर 1 पे देखिए, इसका प्रोफिशिएंसी आपको नजर आ रहा है 2 और इसका टेस्टिंग भी नजर आ रहा है आपको 2।
ज्यादा बात इस पे भी मजीद नहीं करें, क्योंकि वी ऑल नो कि व्हाट इज प्रोफिशिएंसी एंड व्हाट इज टेस्टिंग। डन। प्रोफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि आपने यहाँ पे क्या बन के आना है, बेसिक से काम नहीं चलना, आपने चीता बन के आना है। और टेस्टिंग 2 का मतलब यहाँ पे क्या है, 20 या 20 से कम नंबर का सवाल बन के आएगा। अच्छा, IS-16 के वाले से मैं बात फिर से एक दोहरा रहा हूं। IS-16 ऐसी कोई भी अटेम्प्ट शायद आपको नजर ना आए जिसमें IS-16 का सवाल ना आया हो। शायद आपको ऐसी एक भी अटेम्प्ट नजर ना आए जिसमें IS-16 का सवाल ना आया हो। इसका मतलब हर अटेम्प्ट में IS-16 का सवाल आता है। एक बात वाज़ेह, एनालिसिस कर लेंगे पांच पेपर का, बोलोगे 16 16 16 सर कभी तो वो सांस रोके कि भाई 16 ना दे। यार वो नहीं रोकता सांस, हर दफा IS-16 का सवाल देता है और तगड़ा सवाल देता है। कुछ सालों पहले यानी कि 2-4 साल पहले की अगर हम बात करें तो IS-16 का जो सवाल आता था उसका ताल्लुक पूरा IS-16 के गिर्द घूमता था। बस 16 का शुरू का लिया, 20 का लिया, एंड का लिया, 16 16 16 डन। 17-18 नंबर का सवाल आता। लेकिन अब से आप देखो 4-5 अटेम्प्ट से आप ये देखेंगे कि वो 16 का सवाल अपने आप में वो बना के नहीं दे रहा। वो 16 के साथ IS-16 के साथ IS-40 को मर्ज कर रहा है, IS-20 को मर्ज कर रहा है, 23 को मर्ज कर रहा है और IS-40 को मर्ज कर रहा है। इसका मतलब 16 आज से 4-5 अटेम्प्ट पहले पूरा 16 के गिर्द ही घूमता था। डन। 18 से 20 मार्क्स की वेटेज होती थी, लेकिन अब जो उसका मिजाज बदल चुका है वो ये बदला है कि वो बोलता है भाई 16 पेपर में तो आएगा, 40 आ जाओ साथ चलते हैं, 20 साथ चलते हैं, 23 साथ चलते हैं और IS-36 आ जाओ साथ चलते हैं। इसका मतलब IS-16 पेपर में आएगा, लेकिन वो अकेले नहीं आएगा, वो 4 और स्टैंडर्ड के साथ पार्टी करेगा और फिर वो आपके पास आएगा। 4 स्टैंडर्ड मजीद और कौन से हैं, 36, 20, 23, 40, ठीक। और फिर जो आपका सवाल बनता है वो बनता है तकरीबन 20 नंबर का। इन 4 स्टैंडर्ड में से जरूरी नहीं है। अच्छा, इन 4 स्टैंडर्ड के साथ ताल्लुक बना कैसे? IS-20 की अगर हम बात करें तो उसका नाम है गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो अगर गवर्नमेंट ने हमें ग्रांट दी है और ग्रांट जो मिली है उसका ताल्लुक जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से बनता है, तो उसका मतलब IS-16 का भी ताल्लुक PPE से बनता है। छोटा सा आइडिया। IS-23 जिसका नाम क्या है, बोरोइंग कॉस्ट। सर हमने बोरोइंग की है PPE को बनाने के लिए, खरीदने के लिए, तो अगेन PPE को खरीदने या बनाने के लिए हमने बोरोइंग की है, तो उसका मतलब वो जो कॉस्ट है उसका ताल्लुक भी कहीं ना कहीं PPE से बन रहा है, तभी ये इसके साथ जुड़ा। IS-36 जिसका नाम है इंपेयरमेंट ऑफ एसेट, एक एसेट नहीं सैकड़ों एसेट, तो उन एसेट्स के अंदर PPE की इंपेयरमेंट भी की जाती है। सर व्हाट इज इंपेयरमेंट, हमें अभी इसका इल्म नहीं है, लेकिन IS-36 के अंदर जब हम लोग स्टैंडर्ड का नाम पढ़ते हैं इंपेयरमेंट ऑफ एसेट, तो उसका मतलब उन एसेट्स के अंदर PPE का भी इंपेयरमेंट होता है। वो क्या होती है इंपेयरमेंट आगे जाके देखेंगे। अगेन 36 का ताल्लुक भी किससे जुड़ गया, 16 से। और बचा आखिरी कौन सा स्टैंडर्ड, IS-40 जिसका नाम क्या है, बोलिए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इसका मतलब प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है, उसको क्या क्या मामलात हैं, उसका ताल्लुक भी अगेन किससे बना, प्लांट एंड इक्विपमेंट से नहीं बना। IS-16 की जो प्रॉपर्टी है ना उससे बनता हुआ मिल रहा है, तो उसका मतलब IS-16 4-5 अटेम्प्ट पहले अपने आप में सवाल बन के आता था, लेकिन अब जो आ रहा है वो IS-36 के साथ आता है, IS-20 के साथ आता है, IS-23 के साथ आता है और IS-40 के साथ आता है। जरूरी नहीं है कि ये चारों के चारों स्टैंडर्ड एक सवाल बन के आए। अक्सर होता यह है जो सवाल आएगा 20 नंबर का या 18 नंबर का, उसके वो बनाएगा कुछ पैराग्राफ्स। एक पैराग्राफ यानी कि एक जो ट्रांजेक्शन होगी 4-5 लाइन की, उसका ताल्लुक प्योरली 16 से बना देता है। दूसरी जो ट्रांजेक्शन देगा 4-5 लाइन की, उसके अंदर 16 के साथ 36 का तड़का लगा दिया, ठीक। और जो तीसरी ट्रांजेक्शन थी उसने 16 के साथ 40 का तड़का लगा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि 16 अपने आप में सवाल बन के आया, उसकी वेटेज थी 4-5 नंबर की। IS-16 36 के साथ आया, उसकी वेटेज बना दी 4-5 नंबर की।
IAS 36 जो था वो 23 के साथ आया या 40 के साथ आया या 20 के साथ आया, उसकी वेटेज कितनी बना दी, 4-5 मार्क्स की। तो इस तरह से आपकी जो वेटेज बन जाती है तकरीबन IAS 16 की, हर अटेम्प्ट में वो तकरीबन 18 से 20 नंबर का सवाल बन के आता है। तो इसका मतलब IAS 16 की आप अहमियत समझ लें कि यार IAS 16 का कितना मेजर रोल है। IAS 16 कैश फ्लोज में भी आएगा, हमारा टॉपिक आएगा इंशाल्लाह कैश फ्लो। IAS 6 मतलब यार कौन सा ऐसा स्टैंडर्ड जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके पूरे कोर्स पे उसका इंपैक्ट ना आए, ऐसा मुमकिन नहीं। IAS 16 की अंडरस्टैंडिंग होगी, मतलब हर स्टैंडर्ड के हवाले से उसकी तारुफ में बातें की जाएंगी कि भाई ये स्टैंडर्ड अगर आपका मुकम्मल नहीं है तो उसका मतलब इसका डेंट यहां यहां आपका पड़ सकता है। अभी क्या हमने IAS 16 को सही मायनों में शुरू किया? नहीं शुरू किया। IAS 16 सही मायनों में जो शुरू होगा वो जब हम कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाएंगे, जो उसका मेन पसंदीदा एरिया है, जैसे होता है ना पसंद की बोटी जो होती है, ये पसंद का जो सालन होता है वगैरह वगैरह, वो अभी आया ही नहीं है, वो अभी आएगा। लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या सीखना चाह रहे हैं कि भाई ये पीपी क्यों आया वजूद में, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको कब पहचानेंगे, कितने पे रिकॉर्ड करेंगे, अच्छा भाई अदली बदली होता है तो कितने पे नया एसिड आएगा। अभी हम सिर्फ इन्हीं चीजों में जरा उलझे हुए, इससे हम बाहर निकलना चाह रहे हैं। जब इससे बाहर निकलेंगे हमारे पास जो सिनेरियो शुरू हो जाएगा, सबसे ज्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग हमारे पास जो सिनेरियो आएंगे, हमारे पास कितनी हेडिंग्स बनाई थी, ऑब्जेक्टिव था, दूसरा क्या था, स्कोप था, तीसरा क्या था, डेफिनेशन, चौथा क्या था, रिकग्निशन, पांचवा क्या था, इनिशियल मेजरमेंट। अरे कोई टाइम नहीं लगना। इसके बाद छठा क्या था, सब्सिक्वेंट क्वेस्ट, कोई टाइम नहीं लगना, ना ही कोई इतनी ज्यादा इसकी अहमियत है, लेकिन पता होना चाहिए। उसके बाद सातवां कौन सा है, बोलिए, एक्सचेंज। अब जो हमारा एक्सचेंज के बाद जो सिलसिला शुरू होना है वो होना है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। यानी कि एसिड को तुमने इनिशियल मेजर कर लिया, ओ भाई आगे आने वाले सालों में तुमने उसको मेजर किस पे करना है, इसके हवाले से स्टैंडर्ड ने हमें बताया हमें दो मॉडल्स। एक है कॉस्ट मॉडल जो कि PRC 4 में पढ़ा था, और दूसरा मॉडल जो PRC 4 में नहीं पढ़ा था, उसका नाम क्या है, बोलिए, रीवैल्यूएशन मॉडल। तो पूरा IAS 16 सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के गिर्द ही घूम रहा है। तो हमारे पास एक तरतीब ये थी कि हम IAS 16 शुरू करते, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट से काम हमारा शुरू हो जाता। एक तो ये तरीका था। लेकिन मैंने क्या किया, हमने थोड़ा सा राउंड अप लिया पूरा कि भाई कुछ तो पता चले, रादर देन हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स में अपने आप को ले जाएं। हमें ये तो पता होना चाहिए कि कॉस्ट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा वगैरह वगैरह, वो सारी बातें हो गई। ये सारा सपोर्ट हम ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास जब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की बात आएगी तो उसके अंदर क्या क्या देखोगे आप कि भाई एसिड तुम्हारे पास दिया हुआ है, उसमें ये कॉस्ट है, प्लस करनी है नहीं करनी, एक्सचेंज हो रहा है, ये सब कुछ उसके अंदर लपेट लेगा वो। तो इसीलिए सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में जाने से पहले हम यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं कि उसकी कॉस्ट में क्या आएगा, उसको पहचानना कब है, और फ्यूचर में जब खर्चा होगा तो कौन सा कैपिटलाइज होगा, कौन सा एक्सपेंस आउट होगा, जब एक्सचेंज करते हैं तो न्यू एसेट कितने पे आता है। इन सारी चीजों को समझने के बाद ही हमारा कौन सा एरिया शुरू होता है आपका सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का। अब देखो आगे जरा बढ़िए, कंटेंट बुक के हवाले से क्या क्या गिवन है। देखो रिकग्निशन एंड मेजरमेंट, क्या ये वाली बात समझ आती है, रिकग्निशन एंड मेजरमेंट। फिर रिकग्निशन एंड मेजरमेंट के बाद आता है डेप्रिसिएशन, डी रिकग्निशन, रीवैल्यूएशन, डिस्क्लोजर और एमसीक्यूज। ये बुक का कंटेंट मैंने कॉपी पेस्ट किया है ताकि आपको ये पता चल जाए कि बुक के अंदर क्या क्या मामला आते हैं और हमने कौन से एरिया को कितना कवर अप किया। मैंने आपसे क्या बात बोली है, मैं पास पेपर्स कराने से पहले अपना कंटेंट कराऊंगा जो कि ये मेरा है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, बुक का सपोर्ट लूंगा ताकि आपको बुक को भी देखने की जरूरत ना पड़े कि बुक के अंदर है क्या क्या। ऐसा तो नहीं हमने कुछ मिस कर दिया, अरे यार मिस नहीं करोगे, बुक का कंटेंट यहां पे दिखा रहा हूं। जब ये कंटेंट हो जाएगा उसके बाद मैं बोलूंगा भाई ये है पास पेपर्स, इसके बाद कुछ बचता नहीं है। समझ आ रही है बात। तो इसका मतलब इसीलिए हमारी पेस थोड़ा सा तेज होगा क्योंकि देखो FAR1 का कोर्स इतना बड़ा नहीं है, हमने इसको एक्सटेंड इसलिए किया हुआ है क्योंकि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली ज्यादा। मैंने बोला भाई मेरा कंटेंट मैं कराऊंगा, ठीक, बुक का कंटेंट भी तकरीबन मैंने कराना है, और जो पास पेपर्स हैं वो तो करा नहीं मैंने। सर हमारा काम क्या है, वो भाई जो पास पेपर्स आपने किए ना मेरे साथ क्लास में, आपने सिर्फ उसको तबीयत से प्रैक्टिस करनी है बस। सिर्फ आपके जिम्मे एक काम होगा, पूरे FAR1 में जितना पार्ट मैंने कराना है, मेरा कंटेंट मैं कराऊंगा, बुक का कंटेंट भी तकरीबन मैं कराऊंगा, और सर पास पेपर्स जितने हैं वो मैं कराऊंगा। तो आपके जिम्मे क्या है, आपके जिम्मे सिर्फ एक काम है, और वो एक काम क्या है, मेरे कंटेंट को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, बुक के कंटेंट को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके जिम्मे एक काम है कि जो मैं पास पेपर्स आपको कराऊंगा, क्योंकि मेन हमारा कंसर्न ही किससे, पास पेपर्स से। पास पेपर 16 के अब आपको जब मैं बोल रहा हूं कि कोई ऐसी अटेम्प्ट नहीं कि 16 नहीं आया, यार कुछ तो मतलब कुछ तो रियायत करते 16 हर अटेम्प्ट में वो 16 देता है। तो इसका मतलब पास पेपर्स का जो प्रैक्टिस कंटेंट है ना वो बढ़ गया।
जब उस कंटेंट को कराने की जिम्मेदारी मैंने ले ली है तो डेफिनेटली यार मेरा टाइम स्पेंड जो है ना वो 2 4 5 क्लासेस का नहीं है, वो टाइम बढ़ेगा। और जब टाइम बढ़ेगा तो आप ये नहीं बोलेंगे सर आपने 16 की 12 13 क्लासेस ले ली, तो भाई 12 13 क्लासेस जो मैं ले रहा हूं उसके अंदर जो कंटेंट था, जो कोर्स कंटेंट था वो तो कवर अप कर लिया। आप खुद मुझे बताओ 6 7 क्लासेस के बाद जो मैं 8 9 10 11 12 क्लासेस ले रहा हूं वो किस लिए ले रहा हूं? कोई पार्टी तो नहीं करे सर, उसमें सिर्फ क्या हो रहा होगा, पास्ट पेपर्स। तो या तो मैं 10 पास्ट पेपर में से 2 4 कराऊं, बोलूं बाकी यार खुद कर लेना, या तो मैं 10 के 10 मैं ही कराऊं और बोलूं कि भाई ये जो कर लिया ना तबीयत से प्रैक्टिस करनी है आपने। सर 1 दफा 2 दफा 3 दफा, ओ भाई 1 दफा तो लाजमी करनी है। अब अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं आता तो यार एटलीस्ट 2 दफा 3 दफा वो आप अपने आप को ज्यादा बेहतर जानते हो कि कितनी प्रैक्टिस करो जहां पे आपका दिल मुतमईन होता है। कुछ लोग बोलते हैं यार 1 दफा कर ली इनफ, हर एक का क्राइटेरिया अलग होता है, ये हर बंदा अपने आप को बेहतरीन जानता है, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं पास्ट पेपर कराते वक्त इतनी तबीयत से एक चीज क्लियर करूंगा कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। सिर्फ आपका काम क्या होगा, जितने मेरे टॉपिक्स हैं पास्ट पेपर्स की सारी जिम्मेदारी मेरी है इंशाल्लाह। आपका जिम्मे सिर्फ क्या काम होगा, जितना काम पास्ट पेपर मैंने किया है ना आपने उसी को बेटा रिवाइज करना और तरतीब बताते जाऊंगा कि यार आप थोड़ा सा आगे बढ़े, पिछले काम को आपने हाथ से निकलने नहीं देना है। क्योंकि कंटेंट जो है FAR1 का जब बढ़ेगा, टेक्स्ट का बढ़ेगा, लॉ का बढ़ेगा, अभी तो सारा स्मूथ नजर आ रहा है, जब कंटेंट बढ़ेगा ना तो आपको एकदम प्रेशर फील होगा। आप बोलोगे यार इतना सारा काम हो गया मैं इसको संभालूं तो कैसे संभालूं? PRC4 में आपका वो मिजाज नहीं बना था, यहां पे आपको अपना मिजाज थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। वो ऐसे बदलना पड़ेगा, आप 1 कदम आगे जा रहे हैं तो पिछला कदम जो है ना जिस तरह से आपने उठाया था उसको भूलना नहीं है। आप 3 कदम आगे बढ़ गए तो जो पहला कदम था, दूसरा कदम था, उसकी जरा प्रैक्टिस करते रहनी है आपने। यानी कि बाय द एंड आपने अपना शुमार उन लोगों में करना है जो कि आखिरी के दिनों में, आखिरी के मंथ में रिवीजन कर रहे होते हैं, ना कि पेंडिंग लेक्चर्स निपटा रहे हो। मेजॉरिटी स्टूडेंट जिसका FAR1 2 3 ये जो कैफ 1 2 4 वगैरह जो भी, अच्छा एक और मैं बताऊं, कैफ 1 2 3 या कैफ 1 2 4 में जिस भाई बहन ने सरवाइव कर लिया, 1 2 3 में या 1 2 4 में जिस भाई बहन ने सरवाइव कर लिया, तकरीबन सारे टीचर्स का एक म्यूचुअल उसमें ओपिनियन है उसने कैफ में सरवाइव कर लिया। बड़े से बड़े टीचर को लेके अगर उसकी बात सुने, कैफ 1 2 3 4 में से 3 पर्चे, 3 दिए 2 निकल गए, आप सरवाइव कर जाओगे। शुरू में आप सरवाइव कर गए तो कर गए। ज्यादातर जो ड्रॉप आउट होता है वो होता है शुरू के पर्चों में, और शुरू के पर्चों में PRC के बाद बच्चा आता है, पता नहीं कौन सी फैंटेसी लेके आता है कि यार PRC हो गया तो ये भी हो जाएगा। यहां का मिजाज थोड़ा सा डिफरेंट है। करने वाले इंसान के बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि जिन्होंने किया तो यार वो चुपके से देखे अलग दिखते थे, लेकिन यार वो मतलब नॉर्मल, जैसे आपको अल्लाह ने बनाया वैसे ही दूसरों को अल्लाह ने बनाया। जो सलाहियत अल्लाह ने आपको दी है वो सलाहियत अल्लाह ने दूसरों को भी दी है। तो इसका मतलब आप अपने आप में एक बेहतरीन शख्स हो। गिव अप नहीं करना, चीजों को टाइमली कवर अप करना है। रोज का काम अगर रोज नहीं तो विद इन अ वीक आपने निपटा लेना है, क्योंकि इस चीज के अभी आप आदी नहीं हो। जब आप इसके आदी हो जाओगे ना, रोज का काम रोज कर लेंगे, हफ्ते के अंदर ही निपटा लेंगे, तो आपको ये कैफ ट्रबल नहीं देगा। आपका मिजाज जो पहले बना हुआ था उसके मिजाज में थोड़ी सी चेंजेस करनी है। रोज का काम रोज नहीं, विद इन अ वीक निपटा लो, आपको कैफ ट्रबल नहीं देगा। और अगर आपने ये हरकत नहीं की तो मेजॉरिटी स्टूडेंट कर क्या रहे होते हैं कि जो पोर्टल पे अगर हम जाते हैं आखिरी के मंथ्स में तो उसके ऊपर हमें लॉग इन करने में मसला हो रहा होता है, क्योंकि उसके ऊपर रश ज्यादा होता है। और अगर किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट का स्टेटस देखो तो देखो साला सुबह लॉगिन था, अभी भी लॉगिन है, लॉगिन है, लॉगिन है, लॉगिन है, पता नहीं वो क्या कर रहा होता है उसको स्क्रीन को देख देख के कि यार उसकी बस ही नहीं हो रही होती। वो काम जो उसको शुरू में करना चाहिए था या सेशन के मिड में करना चाहिए था, वो साला सुबह से बैठा हुआ है और 24 घंटे वो एक्टिव जा रहा है, पता नहीं वो क्या देख रहा होगा उसको। आप भी अगर फेसबुक को कॉन्स्टेंटली या नेट फोन को देख रहे होते हैं यार, आप भी उकता जाते हैं, नहीं देख सकते इतनी देर स्क्रीन को, बर्दाश्त नहीं होता। और ये इसमें कोई डांस डूंस थोड़ी हो रहा होगा यार, ये देखो वो वाह वाह माशाल्लाह जबरदस्त, ऐसा नहीं होगा। यहां पे क्या है भाई, काम की बात है। इतनी देर आप नहीं बर्दाश्त कर सकते, किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये इंसान की फितरत है। तो थोड़ा सा गैप चाहिए होता है। अब स्टूडेंट सुबह से एक्टिव है और पोर्टल भी देख रहे हैं, एक्टिव ही है यार, इसका मतलब वो 1 ले रहा है उसमें एक्टिव नजर आ रहा है, 2 ले रहा है उसमें एक्टिव नजर आ रहा है, 3 4, भाई पता नहीं वो कौन सी शख्सियत बन जाता है। आखिरी के दिनों में वो बजाय इसके कि रिवीजन करे। अच्छा मैं तो आपको ये भी बोलूंगा कि अगर आप पोर्टल नहीं लेना चाहते तो ना लो, ज्यादा अच्छा रहेगा।
पोर्टल जब आप लेते हो ना, तो यहाँ पे आप अपने आप को खुद एक क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे होते हो, क्योंकि पास्ट में ऐसे स्टूडेंट गुजरे हैं। पोर्टल उन्होंने जान के नहीं, सर मैं पोर्टल लूंगा, मुझे पता है कि यार मैं जो है ना वो हडराम बन जाऊंगा, और मैं जान के अगर मिस भी हो जाएगा चलो कवर अप कर लेंगे कवर। जिन एक अब्बास खान के नाम से हमारे पास स्टूडेंट होता था पेशावर का, गया पता किसी काम से गांव वगैरह भी गया था, तो वापस आए, मैंने बोला तुम कैसे कवर अप करोगे? सर वो दोस्तों से, मैंने बोला नहीं सर पोर्टल नहीं चाहिए, बाखुदा उसने पोर्टल नहीं लिया। ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं, पोर्टल आप ले लेते हैं तो फिर आपके में कंफर्ट है, चलो बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका मिस यूज नहीं कीजिएगा, और अपना शुमार उन लोगों में करें जो आखिरी के दिनों में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिविजन 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 कर रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली आखिरी के दिनों में, अभी आपको ये बात बोल रहा हूँ ना, क्या यार चटनी बना रहे हैं सर वगैरह वगैरह, आप देखो तो सही, आगे बढ़ते चले जाओ, आप क्या हरकतें करोगे आपको खुद रियलाइज हो जाएगा। उस वक्त आप मानोगे नहीं, लेकिन आप कर वही काम रहे हो। 17-18 साल हो चुके हैं टीचिंग में, स्टूडेंट की फितरत से बहुत अच्छे से वाकिफ है, ऑल्दो परफेक्ट नहीं है, हो भी नहीं सकते, लेकिन यार स्टूडेंट की साइकी को समझ रहे होते हैं कि स्टूडेंट शुरू में आया ना, मैं पढ़ रहा हूँ और वो परफ्यूम भी लगा रहे थे, यूं कर रहा है भाई, अब लगाया हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ, कैफ कर रहा हूँ। अभी अब आगे तो चलो, कैफ 1 2 3 4 का सिलेबस खुलता है ना, तो आपको लग पता जाएगा। करने वाले इंसान के बच्चे, ये लेटेस्ट न्यूज है, मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, बस चीजों को टाइमली आपने कवर अप करना। एनीवेज ये देख लें, सेक्शन ओवरव्यू के अंदर आपके पास इंट्रोडक्शन है, रिकग्निशन है, मेजरमेंट, और वो सारी बातें जो हैं जो हम लोगों ने टुक टुक करके डिस्कस कर ली हैं, वो यहाँ पे आपको नजर आ रही होंगी। देखो कंटेंट के अंदर कितनी बातें आ गई, 6, और इन 6 बातों के अंदर क्या क्या है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा सेक्शन ओवरव्यू के अंदर। कि इंट्रोडक्शन है कि भाई ये पीपी क्या होता है, फिर उसकी रिकग्निशन है, मेजरमेंट है, एक्सचेंज है, सब्सिक्वेंट है, मेजरमेंट आफ्टर रिकग्निशन, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, फिर डेप्रिसिएशन में कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर डेफिनेशन क्या है, फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के मेथड क्या है, फिर डेप्रिसिएशन प्रो रेटा होगा या फुल ईयर होगा, या एस्टिमेट में चेंज, या अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, यहां पे शुरू हो जाएगा। ठीक, आगे देखो डी रिकग्निशन में क्या आ रहा है आपके पास। डी रिकग्निशन का मतलब यहां पे क्या है बोलिए, डिस्पोजल वगैरह, जिसकी मैंने भी यहां पे बात नहीं की है। मैंने सिर्फ यहां पे क्या बात बोली थी, पुराना एसेट दिया, नया एसेट लिया, नया एसेट कितने से डेबिट करना है, मैंने सिर्फ यहां पे इसको समझना है। उसके बाद और क्या मामला होते हैं वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन के अंदर रीवैल्यूएशन के मॉडल में इश्यूज आएंगे, 4 इश्यूज हैं, उसको देखना होगा। फिर अकाउंटिंग किस तरह से होनी है, फिर कैरिंग वैल्यू ऑफ रीवैल्यूड अमाउंट, और ये सारे मामला। और फिर आखिरी हमारे पास क्या आता है, डिस्क्लोजर। ठीक, तो सबसे ज्यादा हमारा जो टाइम लगना है ना बेटा, वो लगना है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में नंबर 1, और दूसरा टाइम हमारा लगना है हमारा डिस्क्लोजर में। I16 के हवाले से बेटा बात सुनिए, सवाल 3 तरह के बन के आते हैं। एक सवाल आता है आपके पास जर्नल्स बनाने का, 20 नंबर की सिर्फ जर्नल्स, ठीक, या तो ये आता है। दूसरा, या तो 20 नंबर का आएगा डिस्क्लोजर, सर वो डिस्क्लोजर में क्या होता है वो हम देखेंगे, ठीक, कोई मुश्किल चीज नहीं, बिल्कुल जुड़ी हुई चीज है। और तीसरा एरिया वो आता है आपका एक्सट्रैक्ट। I16 का शुरू से लेके अब तक अगर निचोड़ निकाला जाए तो मैंने आपको यह बात बताई कि I16 किस किस के साथ मिलके आ रहा है। एक जहन बन गया, सर I16 जिसके साथ भी मिलके आता है, ठीक, बताता हूं। एक है हमारे पास जर्नल्स, दूसरा है डिस्क्लोजर, और तीसरा है हमारे पास एक्सट्रैक्ट। जैसे होता था ना प्रोविजन, वो बैड डेट का टॉपिक करते थे, व्हाट अमाउंट विल बी टेकन टू बैलेंस शीट, दिस इज एक्सट्रैक्ट। ठीक, तो यहां पे देखो 3 सवाल बन के 3 तरह के सवाल आते हैं यहां पे। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, मेरे भाइयों बहनों, मैंने आपसे एक बात ही की, I16 या तो अपने आप में बन के आया करता था, लेकिन अब उसका मूड नहीं है। वो बोलता है भाई 16 के साथ दूसरे स्टैंड को जोड़ूंगा तब पार्टी करेंगे। 20 नंबर का सवाल, ये जहन बन गया। अच्छा सर अब ये बताइए, I16 के जो सवाल आते हैं वो कैसा दिखता है, वो क्या मांगता है? वो 3 चीजें हमसे मांगता है। सबसे ज्यादा वो मांगता है हमसे डिस्क्लोजर्स, टॉप ऑफ द लाइन। सबसे ज्यादा सवाल जो आपको मिलेंगे वो डिस्क्लोजर्स के मिलेंगे। दूसरे नंबर पे हमें मिलेगा जर्नल्स, और तीसरे नंबर पे हमारे पास जो सवाल आएगा वो बोलेगा भाई एक्सट्रैक्ट। ठीक, एक्सट्रैक्ट से मुराद ये कि भाई इस सिनेरियो के हवाले से पीपी बैलेंस शीट में और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाना है, कितना जाना है, बस ये दिखा दो। सबसे ज्यादा मैंने आपको क्या बोला,
अगर 10 सालों का एनालिसिस करें तो 5 दफा आया होगा डिस्क्लोजर का सवाल। वो क्या है, बड़ा मजेदार काम है, वो इंशाल्लाह कर लेंगे। 5 दफा 10 दफा में से 5 दफा डिस्क्लोजर, 3 दफा जर्नल्स एक आइडिया ले रहे हैं, और 2 दफा एक्सट्रैक्ट। इसका मतलब एक्सट्रैक्ट की वेटेज कम है, कम कई दफा बहुत कम आया, जर्नल्स उसके मुकाबले में फिर ज्यादा है, और सबसे ज्यादा जो आया है वो क्या है बोलिए, डिस्क्लोजर्स। यानी कि 3 तरह के सवाल ही एक्सपेक्टेड है। और ये सवाल कहां से आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, वो मैंने आपसे बात बोल दी। 16 अपने आप में बन के आएगा, या तो 36 और 20, 23 और 40 के साथ आएगा। ये जो पेज नंबर 3 पे आपको नजर आ रहा है, ये वही है, इंट्रोडक्शन है, और पीपी की डेफिनेशन क्या है और रिकग्निशन वगैरह वगैरह। ऊपर से आप देख लेंगे, आपको सारी बातें वही नजर आ जाएंगी जो हम बोर्ड पे डिस्कस कर चुके हैं। अगले पेज पे आइए। इनिशियल कॉस्ट के अंदर देखो बेटा, इनिशियल कॉस्ट मेजरमेंट एट रिकग्निशन, जिसको हम लोग इनिशियल कॉस्ट भी बोलते हैं। इसके अंदर कितनी कॉस्ट आनी है बोलिए, शाबाश, 3। ये बात हम जान चुके हैं, वो सारी हमारे पास यहाँ पे नोट डाउन हुई भी हैं। ये हम रीड आउट कर लेंगे तो और चीजें हमें वाज़े हो जाएंगी। अच्छा जी, अब आ जाए, ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट की भी हमने बात की थी ना। डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी ये सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए, पढ़ना चाहें अच्छी बात है, नहीं पढ़ना चाहें कोई मसला नहीं है। ये जो IFRS अलर्ट लिखा हुआ है, जरा इस पे आइएगा जल्दी से। इस स्टैंडर्ड के अंदर रिसेंटली कुछ अपडेट्स आई हैं। वो अपडेट ये आई है कि आज से पहले जो डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में जब हम लोग प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग की बात करते थे, सर ये प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग क्या होती है, यानी कि एसिड को कमर्शियल प्रोडक्शन करने से पहले उसके जो टेस्ट रन होते हैं, यानी कि हम सैंपल निकाल के देखेंगे कि क्या ये वही आउटकम है जो हमने एक्सपेक्ट किया था, तो उस सैंपल को बनाने में भी हमारा क्या होता है बोलिए, खर्चा होता है। तो आज से पहले उस सैंपल को बनाने में जो हमारी कॉस्ट लगती थी, उसको हम लोग एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनाते थे। हेलो, आज से पहले एसिड को कमर्शियली इस्तेमाल में लाने से पहले जो सैंपल बनाने में हमारी कॉस्ट लगती थी, उस कॉस्ट को एसिड का कॉस्ट, उस कॉस्ट को एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनाते थे। आज भी बनाएंगे एसिड की कॉस्ट का पार्ट, यानी कि पहले कॉस्ट का पार्ट बनता था, आज भी एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। डन। आज से पहले उन सैंपल्स को जब हम लोग बेचते थे, उन सैंपल्स को जब हम बेचते थे, यानी कि 100 की कॉस्ट लगी, एसिड की कॉस्ट में कितना ऐड करा दिया बोलो, 100। उन सैंपल्स को हमने बेचा 60 में। तो आज से पहले क्या होता था, उस प्लस 100 होता था, माइनस क्या होता था, 60। तो पीपी की कॉस्ट में जो नेट अमाउंट ऐड होता था वो कितना होता था बोलो, 40। आई रिपीट, आज से पहले सैंपल बनाने में खर्चा कितना हुआ बोलो, 100। पीपी में कितना ऐड होगा बोलो, 100, और 60 में हमने उन सैंपल्स को बेचा। तो आप मुझे बताइए, वो जो 60 था वो 100 में से क्या हो जाता, माइनस। तो नेट कितना अमाउंट पीपी की कॉस्ट में ऐड होता था बोले, 40। डन। अब क्या चेंजेस आई हैं, IFRS अलर्ट के नाम से उसने यहां पे मेंशन किया है। अब वो चेंज ये आई है कि 100 पहले ऐड होता था, अब भी 100 जो है वो क्या होगा बोले, प्लस होगा। लेकिन आज से पहले 60 पीपी की कॉस्ट में से क्या हो जाता था बोले, माइनस। उसने बोला भाई अब तुमने माइनस नहीं करना है। तो मैंने बोला अब क्या करना है, अगर सैंपल बेचता हूं, 100 का कॉस्ट आई, 60 में मैंने सैंपल बेचे, उसने बोला कि उस 60 को जो है तुम पीपी की कॉस्ट में प्लस माइनस नहीं करोगे। मैंने बोला क्या करूंगा, उसने बोला उस 60 को जो है तुमने प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाना है और अपनी इनकम रिकॉर्ड कर देना है। क्या रिकॉर्ड कर देना है बोली, इनकम। सर जरा इलैबोरेट करें मजीद। अगर हम लोग 100 में से 60 को माइनस करते हैं इधर, तो आप मुझे बताइए पीपी कितने पे रह जाता बोले, 40। तो इसका मतलब आगे आने वाले सालों में अगर लाइफ होती 4 साल, तो हर साल डेप्रिसिएशन कितना आता बोलो, 10 का। 60 क्या है, सैंपल से पैसा आया, 100 कॉस्ट लगी, तो 100 माइनस 60 करता कितना आता, 40। इसका मतलब मैंने 60 को जब पीपी में से माइनस किया तो एसिड की कॉस्ट क्या हो गई बोले, रिड्यूस हो गई। एसिड की कॉस्ट क्या होगी बोले, रिड्यूस हो गई। जब एसिड की कॉस्ट रिड्यूस हो गई तो आप मुझे बताइए डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा कम हो जाएगा बोले, बोलो कम हो जाएगा। आज से पहले ये होता था, ठीक। आज क्या होता है, चेंज क्या आया, उसने बोला 100 जो है ना एसिड की कॉस्ट में ऐड कर लो। तो सर एसिड की कॉस्ट यहाँ पे क्या हो गई बोले, बढ़ गई, एसिड की कॉस्ट बढ़ गई।
हमने बोला था सर वो तो हमारा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए ताकि हमारा डेप्रिसिएशन कम आए, ताकि हमारे प्रॉफिट क्या हो जाए, बोलिए बढ़ जाए। ये हमारा एक रीजन था आज से पहले। सर अगर इस दफा हम लोग 60 को एसिड की कॉस्ट में से माइनस नहीं करते तो सर हमारा तो डेप्रिसिएशन ज्यादा आएगा। हाँ ज्यादा आएगा, नहीं आएगा, आएगा। सर डेप्रिसिएशन ज्यादा आएगा तो उसने दूसरी तरफ क्या बोला कि भाई डेप्रिसिएशन तुम्हारा ज्यादा आ रहा होगा ना, तो मैंने तुम्हें क्या बोली ये बात कि वो जो 60 है ना उसको तुमने P&L में ले जाना है और क्या करा देना है, बोलिए प्लस करा देना है। तो बेसिकली उसका नेट इफेक्ट जो है ना वो सेम ही पड़ रहा है। लेकिन आपने करना क्या होगा, अभी मैंने सिर्फ बात वर्बली की है, मैं जब बात डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में करूंगा तो आपको नंबर्स के थ्रू ज्यादा अच्छा सपोर्ट समझ आ जाएगा। फिलहाल अभी आपने जहन क्या बनाना है जरा पढ़िएगा। IFRS अलर्ट, अपडेट ऑन IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट रिक्वायर्ड द प्रोसीड फ्रॉम सेलिंग आउटपुट produced before the asset is ready for its intended use to be recognized as income in the profit and loss। यानी कि मैं यूं करूं बात कि परचेज प्राइस अगर लेट्स सपोज 100 है, ठीक, डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट पे हमारा मिसाल के तौर पे 20 का खर्चा हुआ, ठीक, और वो जो टेस्ट रन था, बल्कि यूं बोल देते हैं, मैं बोलता हूं टेस्ट रन पे जो हमारा खर्चा हुआ वो हुआ मिसाल के तौर पे 50 का। यानी कि एसिड को कमर्शियली प्रोडक्शन में लाने से पहले हमने उसको टेस्ट के तौर पे चलाया कि हाँ भाई क्या ये परफॉर्मेंस वही दे रहा है जो हमने एक्सपेक्ट की थी। तो खर्चा होगा, तेल पानी बिजली गैस इस्तेमाल होगी, सर होगी। खर्चा कितना हुआ, बोले 50 का। अब सर वो जो हमने प्रोडक्ट बनाई ना, आज से पहले क्या होता था, लेट्स सपोज 10 रुपए उस प्रोडक्ट को बेच के जो सैंपल के थ्रू बनाई है, आज से पहले क्या होता था 10 को हम लोग कराते थे, क्या बोलिए, माइनस। तो इससे होता ही है कि हमारी एसिड की कॉस्ट कितनी हो जाती, बोलिए 140, और 140 को हम लोग स्प्रेड कर देते एसिड की रिमेनिंग लाइफ पे, डन। लेकिन अब उसने क्या बोला है, अब उसने ये बोला कि ये जो 10 आया ना, ये किससे आया, बोलिए, ये जो आ रहा है हमारे पास 10, इसको वो कह रहा है, बोलता है कि इन दोनों को आप क्या करो, पीपी की कॉस्ट में आप क्या करा देंगे, प्लस, ठीक। तो कॉस्ट तो ज्यादा हो गई। हमारे जहन में ख्याल आया, अरे यार कॉस्ट तो कम हो जानी चाहिए थी, कॉस्ट कम होती तो डेप्रिसिएशन कम आता, डेप्रिसिएशन कम आता तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाता, बोलिए बढ़ जाता। उसने बोला सुन लो पहले मेरी मुकम्मल बात। उसने कहा कि ये जो 10 है ना, ठीक, तुम हर साल अलग थोड़ा 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 करके रिकॉर्ड कर रहे होते, डेप्रिसिएशन कम आता तो हर साल थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ता, फिर थोड़ा सा बढ़ता, फिर थोड़ा सा बढ़ता। 4 सालों में तुम्हारा वो जो प्रॉफिट था ना वो स्लो 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 4 सालों में स्प्रेड हो जाता, बढ़ जाता। यहां पे तुमने क्या करना है, एसिड की कॉस्ट में से 10 को माइनस नहीं करना, तुमने क्या करना है बच्चे, तुमने P&L में ले जाना है और इसको क्या करा देना, एकदम करा देना है प्लस। तो इसका मतलब बजाय इसके कि तुम हर साल डेप्रिसिएशन कम रिकॉर्ड करो ताकि तुम्हारा प्रॉफिट हर साल थोड़ा थोड़ा, अगर 4 साल लाइफ थी तो हर साल थोड़ा 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 बढ़े, तुम एक काम ये करो, एसिड की कॉस्ट में से उसको माइनस नहीं कराओ, वो जो भी प्रॉफिट आ रहा है ना, वो जो भी तुम्हारे पास सैंपल से पैसा आ रहा है उसको स्ट्रेट अवे तुम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या कर दो, बोलो प्लस करा दो, डन। अब देख लीजिए यहां पे क्या बात बोल रहा है, अलर्ट में रिक्वायर द प्रोसीड रिसीव फ्रॉम, प्रोसीड्स, प्रोसीड माने पैसा जो आया, रिसीव फ्रॉम सेलिंग आउटपुट, यानी कि जो सैंपल्स हमने बनाए उसको जब हमने बेचा तो उससे जो हमारे पास पैसा आया, बिफोर द एसिड इज रेडी फॉर इट इंटेंडेड यूज, यानी कि एसिड पे कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले। यार मैं भी आपको बोलता हूं कि भाई जेरोक्स की मशीन लेके आओ और मुझे तकरीबन 1000 तुमसे पेजेस प्रिंट करवाने हैं बड़ी जबरदस्त फाइन क्वालिटी में, तो यार एकदम प्रिंटिंग तो शुरू नहीं करेंगे, 2 4 5 आइटम जो है वो आप निकाल के खुद देखेंगे कि क्या यार ये वही आउटपुट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं जो सामने वाली पार्टी को चाहिए। तो यार मैं उसके लिए कॉस्ट लगाऊंगा, पेपर इंक खर्च होगी, तो यार पेपर इंक जो खर्च हो रहा है वो अज्यूम में कितने का हुआ, 50 का, और वो पेपर जो था जिस पे मेरा खर्चा हुआ 50 का मैंने 10 रुपए में बेच दिया, तो यार 10 रुपए का तो मुझे फायदा हो रहा है ना। तो इस हवाले से यहाँ पे भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो 10 को हम लोग P&L में ले जाएंगे या एसिड की कॉस्ट में से माइनस करेंगे, जल्दी से जवाब दें। आज से पहले क्या था और अब क्या होगा, बस ये बात बोलिए सर, बस इतनी सी बात थी, आपने इतना दिमाग खा लिया। डिसमेंटलिंग कॉस्ट की बातें हम लोग कर चुके हैं, उसको अंग्रेजी में लिखा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ लें मुंह टेढ़ा करके तो मजा आएगा। और क्या लिखी हुई बात, बस आखिरी बात पढ़ूंगा उसके बाद आप भाग जाइएगा। द ओनरशिप ऑफ एन एसिड मे कम विद एन ऑब्लिगेशन, एसिड की ओनरशिप हो सकता है एक वादे वईद के साथ तुम्हारे पास आए, क्या कि भाई एसिड को क्या करो, डिसमेंटल करो, रिमूव करो और जगह को क्या करो, रिस्टोर करो। और कब करो, आज नहीं, कुछ सालों बाद। दिस ऑब्लिगेशन में अराइज सिंपली
बाय परचेजिंग द एसिड और थ्रू यूज ऑफ द एसिड, या तो एसिड को खरीदते वक्त या एसिड को यूज करने के लिए। हमने क्या बात बोली थी, हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया है और हम यूज करना चाहते हैं, सरकार की जमीन है, उनके पास गए तो उन्होंने बोला भाई शर्त मेरी ये, अगर पूरी करते हो तो ठीक है एनओसी देता हूं। It is the only cost that is incurred in future but will be capitalized today at its present value. This is the main important point. Future cost को हम लोग अपने पास कैपिटलाइज नहीं करते, लेकिन सर वाहिद ये सिनेरियो है जहां पे हम लोग फ्यूचर कॉस्ट को डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे और एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। अदरवाइज कोई सिनेरियो आपको जिंदगी में शायद नजर ना आए कि फ्यूचर कॉस्ट थी, उसको हमने आज रिकॉर्ड किया और एसिड की कॉस्ट का पार्ट बना दिया। ऐसा आपको शायद कहीं नजर ना आए सिवाय इस सिनेरियो के। These costs must be estimated and included in the cost of the asset at present value. वही सारे मंजन जो हमने अपने अंदाज से बेचे थे, अंग्रेजी में भी आप देख लेंगे, आपको बात समझ आएगी। तो मेरा यहाँ पे पर्पस ये होगा कि भाई अपना कंटेंट, बुक का कंटेंट, पास्ट पेपर्स, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। और इसी तरह से अभी तो मेरे पास लिखने का कुछ था नहीं, जब मैं लिखने पे आऊंगा तो थोड़ा सा मेरा एनर्जी कम इस्तेमाल होगी, क्योंकि बोलने पे आता हूँ ना तो मैं बहुत दिन ब दिन फारिग होते चले जाऊंगा, क्योंकि बोलने में यार अच्छी खासी आपकी एनर्जी लग रही होती है और एसी वगैरह भी शायद काम नहीं कर रहा है, तो मुझे गर्मी लग रही है। हाँ ये तो निकला हुआ है, लेकिन मुझे मतलब क्या करें, गर्मी हो भी रही है, फीलिंग आज वेरी हॉट। एनीवेज हम लोग बेटा कल से क्या काम करेंगे, इसके जो सवाल आपको नजर आ रहे हैं पेज नंबर 5, 6, 7, 8 वगैरह पे, ये छोटे छोटे चिल्लड़ सवाल हैं, इसको हम आधे पौने घंटे के अंदर फारिग करेंगे और हमारा जो कल की क्लास में काम शुरू हो जाएगा वो मेरे मतलब का काम शुरू हो जाएगा, जहां पे हम लोग नो नॉट पास पेपर। तो भाई मैं दिखा रहा हूँ, देख भाई पास पेपर है, सर करा देना प्लीज। मैं बोलूंगा नहीं, मैं पूरा ग्राउंड सेट करूंगा और जब पास पेपर से पहुंचेंगे तो उस वक्त मैं आराम से बैठाऊंगा, आप उस पास पेपर को खुद सॉल्व करोगे। मेरी अप्रोच ये होगी, जैसे कि PRC 4 में होता था, MCQs जो बुक्स के होते थे मैं उस पर नहीं आता था, पहले अपना ग्राउंड बना रहे उसके बाद फिर हम जाते थे। तो यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है। ठीक है भाई, इंशाल्लाह कल मिलते हैं, और कल ही मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।